반갑습니다. आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। 한국에서 온 임페리얼 마스터 홍명구입니다. मैं कोरिया से आया हुआ इंपीरियल मास्टर मिस्टर होंग हूँ। 제가 인도를 모처럼 왔습니다. 오랜만에 왔습니다. मैं इंडिया काफ़ी आया हुआ हूँ, 그런데 이번에서는 제가 상당히 기분이 좋습니다. लेकिन बाकी और समय के मुकाबले इस बार मेरा मूड बहुत अच्छा है। 많은 분들이 애터미를 믿고 또 बहुत लोग एटॉमी में बिलीव कर रहे हैं 표정들이 너무 밝아졌어요. और आपका सबका जो चेहरे का एक्सप्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है पहले से। 그래서 이제는 인도가 성장하는 일만 남았구나 저는 이렇게 생각했습니다. तो इस तरह से मैं सोचता हूँ कि अब जो है एटॉमी इंडिया जो है वो धीरे धीरे बहुत ही इम्प्रूव कर रहा है। 저는 강의를 막 똑부러지게 잘하지는 못합니다. मैं ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, 근데 제가 걸어온 길 또 이렇게 하니까 성공이 좀 수월하더라는 것을 말씀드리겠습니다. बस मैं इतना बताना चाहूँगा कि ये तरीका है जिसके थ्रू मैं यहाँ तक एज ए सक्सेसफुल लीडर जो है तैयार हुआ हूँ और बनते हुए आया हूँ। 그런데 스타마스터 가는 게 그리 어렵지 않습니다. और स्टार मास्टर जाना जो है बहुत मुश्किल भी नहीं है। 스폰서와 파트너가 한 마음만 딱 되고 하나의 시스템대로만 움직인다면은 결코 어려운 일이 아닙니다. आप और आपके पार्टनर्स और स्पॉन्सर सब अगर एक मन से और एक सिस्टम के थ्रू काम करेंगे तो जरूर आप मास्टरशिप में चले जाएंगे। 그래서 가라는데 혹시나 내가 배팅 치라는 줄 알고 걱정하시는 분인데 아니에요. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को लगता हो कि जैसे बेटिंग वेटिंग करके और मैं यहाँ तक पहुँच गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 제가 말씀드리는 것은 배팅을 치지 말라고 말씀드리는 겁니다. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बेटिंग वगैरह होता है वो तो बिल्कुल भी ना करें आप। 배팅 치는 나이는 절대로 성공을 하지 못합니다. जो लोग बेटिंग करते हैं इस चीज में वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। 그렇기 때문에 시스템대로 애터미가 만드는 시스템대로 딱 하시면 됩니다. बस एटॉमी का जो सिस्टम है उसके थ्रू अगर आप काम करेंगे बस उतना ही काफी है यहाँ पे सक्सेसफुल होने का। 여러분들이 생각하실 때 와, 임페리얼은 어떻게 가지? 이런 생각이 드실 겁니다. आप बहुत तरह से सोच सकते हैं, 그런데 애터미 시스템만 이해하신다면은 저렇게 가는구나, 나도 갈 수 있겠구나 하는 생각이 드실 겁니다. बट जैसे ही आप एटॉमी के सिस्टम को समझ जाते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ यही बेस्ट वे है, बेस्ट मेथड है सक्सेसफुल होने का। 우리 회장님께서 이 시스템을 만들 때 성급자 사업자로서 최고 직급자도 돼봤고 경영도 해보신 분이기 때문에 양쪽 다 적당하게 만들었습니다. और ये जो सिस्टम है ये हमारे सीईओ के द्वारा बनाया गया सिस्टम है जो कि बहुत ही सिंपल सिस्टम है और बेसिकली ये जो बिजनेस करने वाले लोग हैं इनके लिए ही बनाया गया है। 타이틀만 바뀔 뿐이지 스타마스터 가고 나면 로얄마스터 갈 때나 크라운마스터 갈 때나 똑같은 시스템으로 가는 겁니다. और रॉयल मास्टर में जाएं आप, चाहे स्टार मास्टर में जाएं, चाहे किसी भी मास्टरशिप में जाएं, उसका सिस्टम का जो प्रोसेस है वो सब सेम है, सबके लिए सेम है। 저는 애터미를 54살에 시작했습니다. मैं जब 50 साल का था तभी मैंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को। 그때 저는 애터미에서 크게 성공을 하고 돈을 많이 벌 거라는 상상도 하지 않았습니다. मैं जब स्टार्ट किया था इस बिजनेस को तभी मेरे दिमाग में भी ये भी नहीं था कि मैं इस बिजनेस के थ्रू कितना पैसा कमा सकता हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। 우리 가족들을 먹여 살 수 있는 그 정도만 벌면은 좋겠다는 생각으로 시작했습니다. बस मैं यही सोचा था कि बस अपने फैमिली को मैं ठीक ठाक से चला पाऊंगा, बस इतना सोच के मैंने स्टार्ट किया था। 그 당시에 제가 사업 실패한 후유증으로 한 10년 동안 너무나 가난하게 살았습니다. और उसके एटॉमी स्टार्ट करने से पहले लगभग 10 साल जो है मैं अपने बिजनेस में बहुत ही फेल होता हुआ आया था। 저는 젊었을 때는 그래도 괜찮은 직장 다녔었고 좀 재밌게 살았습니다. जब मैं यंग था तभी तो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंगली और बहुत ही मजे से अपना जीवन जिया हूँ। 근데 딱 39살에 실패를 하고 나서 그때부터는 되는 일이 없었습니다. लेकिन जब मैं 38 साल का हुआ तो उस टाइम से मेरा बैड फेज स्टार्ट हुआ जीवन का। 그래서 노점상도 해봤고 택시 기사도 해봤고 여러 가지를 해봤는데 다 망했습니다. और मैंने बहुत सारा चीज ट्राई किया कि मैं कुछ और जॉब कर लूं, जैसे टैक्सी ड्राइविंग का काम मैंने स्टार्ट किया, उसमें भी मैं फेल हो गया। बाकी और छोटे छोटे और मैंने भी बहुत सारे काम
मैंने सोचा था कि ये काम करूंगा, लेकिन सब में मैं फेल ही होता गया। 그리고 이 네트워크 사업도 등록은 많이 해주지만 제가 직접적으로 해보지는 않았습니다. और ये जो नेटवर्किंग का बिजनेस है वो भी मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस काम को करने का। 그런데 김성일 임페리얼이 전화가 와서 이러한 회사가 생기는데 같이 하자는 겁니다. तो मिस्टर किम जो है, जो अभी इंपीरियल हैं, उनका अचानक से कॉल आया मेरे पास एक दिन और उन्होंने कहा कि इस टाइप का ये कंपनी है तो आ जाओ हमारे साथ काम करो। 그래서 제가 무엇을 판매하는 회사인지 물었습니다. तो फिर लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि ये कंपनी क्या बेचती है। 화장품하고 건강식품을 판다는 것입니다. तो बाद में मुझे पता चला कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स एक कंपनी बेचती है। 그래서 그때는 제 몸무게 50kg도 안 나갔었고 얼굴도 새카맸습니다. और उस टाइम में अगर आप मुझे देख लेते, मेरा चेहरा देख लेते, तो अभी पहचान नहीं पाते कि मैं वैसा इंसान था। मैं बहुत ही डल था मेरा चेहरा। 그래서 이런 모습으로 화장품을 어떻게 팔며 건강식품을 어떻게 파느냐고 저는 안 한다고 했습니다. तो और वो शक्ल लेके फिर मैं कैसे किसी के पास जाता और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को बेचता, मैंने इसलिए मना कर दिया कि इस शक्ल को लेके और इस बॉडी को लेके मैं जो है किसी के पास कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकता। 그런데 그런 안 해도 좋으니까 석세사 세미나 한 번만 들어달라고 전화가 왔습니다. तो फिर एक दिन और मुझे कॉल आया कि एक सेमिनार है उसमें आ जाओ। 그래서 세미나를 하러 저 천안 옆에 조그만한 그 전임면에 갔었는데 और एक छोटा सा हॉल था जिसमें मैं गया सेमिनार के लिए। 30명도 안 모인 거예요. वहां पे 30 लोग भी नहीं थे। 왜 그러냐 했더면은 지금은 애터미가 세계적인 회사가 됐지만은 그때는 진짜 조그만한 회사였거든. और अभी तो एटमी बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, लेकिन सही में उस टाइम पे बिल्कुल ही छोटी कंपनी थी। 그래서 한 30명을 앉혀놓고 회장님께서 강의를 하시면서 크라운을 가면 3억을 준다, 임페리얼 가면 10억을 준다길래 저는 마음을 접었습니다. और उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया, सेमिनार गया, अटेंड किया, तो 30 लोग भी जहां नहीं था वहां पे हमारे जो सीईओ थे वो बोल रहे थे कि इतने करोड़ मिल जाएंगे, इंपीरियल बन जाओगे तो इस मास्टरशिप में इतना पैसा मिलेगा। तो मैं बस उसी चीज को देखा, उसी चीज को समझा और वहां से मैंने स्टार्ट किया। 그 소리가 딱 나올 무렵에 이미 몇 명이 나가더라고. और जहां तक मुझे उस टाइम पता चला कि 1-2 लोग वहां पे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। 그런데 마지막에 한 달에 세일즈 마스터만 돼도 한 달에 200만 원을 번다는 겁니다. और उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो एक मंथ में मेरा जो है सेल्स मास्टर में बन गया था। 그때 저는 200만 원도 못 버는 사람이었거든요. क्योंकि उससे पहले मेरे पास जो है बिल्कुल भी पैसा नहीं था और जब मैं सेल्स मास्टर बना तो मेरे पास लगभग 1,60,000 रुपए के आसपास इंडियन रुपीस में वो मेरे पास आया था। 그래서 200만 원을 벌 수 있다면은 해볼만 하겠다는 생각을 했습니다. तो फिर मैंने सोचा कि जब इतना मैं पैसा इसमें कमा सकता हूं तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और आगे भी इसी काम में लगा रहूंगा। 그래서 애터미 사업을 시작했습니다. और उस तरह से मेरा एटॉमी का बिजनेस जो है स्टार्ट होता है। 근데 저는 사업은 좀 망해도 또 잘 사는 친구들이 많았기 때문에 판매하는데 그리 어려움을 겪지 않았습니다. और क्योंकि मैं अपने बिजनेस में बहुत बार फेल हो चुका था और मेरे साथ में मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत अच्छा जॉब कर रहे थे, तो मेरे लिए बिजनेस करना जो है कोई डिफिकल्ट काम मुझे नहीं लगा। 그때는 제품은 해모임하고 화장품하고 딱 두 가지밖에 없었습니다. उस टाइम में 2 ही प्रोडक्ट्स थे, एक हेमोहिम था और एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट था। 그때 저는 하루 목표를 5박 무슨 제품이든 5박스를 판매를 한다는 생각을 했어요. सबसे पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा गोल यही था कि मैं कुछ भी करूंगा, एक दिन में 5 बॉक्स बेचूंगा। 그런데 진짜 이 친구는 가면 사줄 것이라고 믿었던 친구한테 가면은 거절을 당하고 और जब मैं दोस्तों के पास गया तो फिर उन लोगों की बातें सुना। 이 친구는 별로 친하지 않는데 갈까 말까 망설이다가 가면은 잘 사주는 거예요. और मैंने ये सोचा कि अब मैं जाऊंगा इन लोगों के पास तो फिर क्या ये खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। फिर भी मैंने ट्राई किया और जब मैं गया तो वो लोग खरीदना स्टार्ट किए मेरे से। 그때 안 사준 친구들이 저한테 뭐라고 했냐면은 내가 네 물건을 사주면은 너는 다단계에 빠져가지고 못 나올 것이다. और जो लोग नहीं खरीदे वो उन लोगों ने कहा कि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ये खरीद लूंगा तो फिर इसको कंटिन्यू करोगे और इस
MLM कंपनी में कंटिन्यू बने रहोगे और अल्टीमेटली जाके तुम फेल हो जाओगे। 그래서 정신 차리고 네가 하던 일을 열심히 하라고 안 사줬다는 거예요. और इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए हम लोग अब ये बाकी हम लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीद लें, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि तुम MLM कंपनी में ज्वाइन करो और फिर से फेल हो, तो इसलिए नहीं खरीदना चाहते हम लोग। 저는 좀 잘 살 때게 젊었을 때에는 친구들이 다단계하는 친구들 오면은 무조건 사줬습니다. 물어도 안 보고 물어도 안 보고 사줬다고. वो बोल रहे कि कोई बात नहीं, लेकिन जब भी वो लोग आते थे तो मैं कम से कम उनको पानी खरीद के जरूर पिलाता था, भले ही वो मेरा प्रोडक्ट ना लें। 그러다 보니까 그때 저한테 물건을 파는 친구들은 다 잘 사주더라고. बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग मेरा कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ठीक ठाक खरीदते थे। 그래서 저는 시작하자마자 보름 만에 세일즈 마스터를 갔습니다. और मैंने जब स्टार्ट किया तो बहुत ही जल्दी मैं जो है सेल्स मास्टर तक चले गया था, लगभग 5 महीने के अंदर ही। 200만 원, 한 달에 200만 원 목표로 했는데 15일 만에 300만 원을 버려버리니까 더 신이 났죠. सॉरी 15 दिन के अंदर चले गए थे ये। तो जहां पे इनके पास बिल्कुल भी हमारे पास पैसा नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था, वहां से उठ के एक 15 दिन के अंदर ही लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास आ रहा है, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया। 제가 이제 해수로는 17년째 됐는데 그 첫 달에 세일즈 마스터를 가고 아직까지 단 한 번도 세일즈만 못 간 적이 없습니다. और ऐसा एक बार भी नहीं रहा है जब मैं पहली बार सेल्स मास्टर बना, उसके बाद ऐसा एक भी बार नहीं रहा है जहां पे मैं कहीं रुका होऊंगा। मैं लगातार एक स्टेप करके ऊपर चलता गया 연속으로 올라갔습니다. और धीरे धीरे एक स्टेप करके बिना रुके हुए मैं ऊपर तक गया। 지금 이 제가 동남아, 말레이시아, 인도네시아 이쪽으로 많이 다니는 편인데 세일즈 마스터 안 가고 나면은 한 달, 두 달 일로 안 해요. और अभी मैं बहुत जगह जाता हूँ, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब जगहों पे जाता हूँ, तो वहाँ पे जो सेल्स मास्टर हैं वो तो 1-2 महीने में ही बन जाते हैं। 그래서 왜 일로 안 하냐 물으면은 돈 좀 있으니까 가족들 데리고 여행도 갔다 오고 좀 쉰다는 겁니다. लेकिन ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि सेल्स मास्टर जैसे ही आप बनते हैं तो एक आपको फॉरेन ट्रिप या फिर कहीं घूमने के लिए एक ट्रिप तो मिल जाता है। 제 입장에서는 황당하죠. लेकिन जहाँ पे जिस सिचुएशन पे मैं था, मैं नहीं जा पा रहा था। 세일즈 마스터 한 달 월급이 제 하루 일당보다 적은데 그 돈을 가지고 쉰다는 게 말이 됩니까? और क्योंकि जो उसका जो इनकम था वो मेरे लिए बहुत बड़ा मनी था, और उसके पहले मेरे पास बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं था। 제가 파트너들한테 강의할 때 제일 많이 쓰는 말이 로얄 마스터 갈 때까지는 숨도 쉬지 마라 그럽니다. और इसलिए भी नहीं गया क्योंकि मैं समझता था कि अभी जो है मुझे आराम नहीं करना है जब तक मैं ऊपर के लेवल तक नहीं पहुंच जाऊं। और जब मैं किसी अपने पार्टनर से मिलता हूं तो मैं यही करता हूं कि जब तक रॉयल मास्टर तक आप ना जाएं तब तक आप आराम ना करें। 우리는 똑같은 목표를 잡지 않으면은 한 달 희청거리면요 1년이 그냥 가버립니다. और अगर आप एक कोई पर्पस गोल सेट करते हैं तो वो 1 महीने का और फिर उसको 1 साल तक का जरूर करें। 특히 그 팀의 리더들은 긴장을 해야 됩니다. और क्योंकि आपके जो टीम मेंबर्स हैं और जो लीडर्स हैं वो सब लोग आपके तरफ देखते हैं और आपका वेट करते रहते हैं कि आप कैसा डिसीजन लेते हो। 내가 조금 느슨해지면은 파트너들은 아예 들어누워 버립니다. और क्योंकि अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपके पार्टनर्स जो भी हैं वो भी लेट होते जाएंगे। 세상에 일이라는 거는 공짜는 없습니다. और इस दुनिया में कुछ भी कोई भी काम जो है वो फ्री नहीं है। 나는 등록해놨으니까 밑에 우리 파트너들이 내가 좀 해주겠지 하는 그런 마음, 안 그러면 스폰서가 해주겠지 하는 마음을 가지고 사업하시는 분들은 성공을 못합니다. और अगर कोई सिर्फ आप एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि हाँ सिर्फ आपका मन ये रहेगा कि आप किसी से हेल्प ले लें और किसी से हेल्प लेके और आप सक्सेसफुल हो जाए, तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। 내 파트너 스폰서 보고 뭐 어려운 거 있으면 내가 도와줄게, 우리 계속 가자, 이거를 지속적으로 해야 되는 겁니다. और लगातार एक काम आपको जरूर करते रहना है कि अपने पार्टनर से जब भी मिले, अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो जरूर से उसको ट्राई करें कि हाँ हम सॉल्व करेंगे, और कम से कम एक वर्ड तो जरूर बोलें कि हाँ हम लोग मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और करने का भी ट्राई करना चाहिए। 그래서 이제는 현재 사람노조 마스터들 모든 분들이 올해 안에 전부 다 스타 마스터로 승급하셔야 됩니다. और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के अंत तक जितने भी यहाँ रॉयल मास्टर हैं वो लोग सब लोग सब जितने भी
सेरेन रोज मास्टर्स हैं वो लोग रॉयल मास्टर्स में जाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। 제가 보기에는 지금 인도가 분위기가 확 살았거든요. और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो इस जगह का एटमॉस्फेयर ही चेंज हो चुका है पहले से। 어떻게 보냐면은 첫째 옷 입은 모습이 제가 몇 년 전에 왔을 때하고 지금하고 천지 차이입니다. और क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग सबको मैं पहले भी देखा हूँ, लेकिन पहले जो देख रहा था मैं जब आया था देखा था, और अब जो आपको देख रहा हूँ उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 그리고 얼굴에 표정들이 밝아요. और आपका जो चेहरे का अपीयरेंस है, जो स्माइल है, वो देख के पता चलता है कि आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। 분명히 전부 다 스타마스터를 간다고 해도 그중에 몇 명은 낙오가 될 것입니다. और अभी मुझे लगता है कि आने वाले बहुत कुछ समय में आप लोग स्टार मास्टर जरूर चले जाएंगे। 그 낙오 되시는 분들이 변명을 들어보면은 똑같습니다. और जैसा आप है वैसा मैं भी हूँ। 파트너가 말을 안 들어서 성질나서 못 하겠답니다. ऐसा बहुत लोग हैं जिनके पार्टनर्स लोग उनके बात नहीं सुनते, 그러면 당신은 리더의 자격이 없다. और उसमें अगर आप बोल दे कि नहीं तुम्हारे पास तुम्हारा जो है स्किल नहीं है, 그 말 안 듣는 파트너를 달래서 같이 동참시키는 게 리더들이 하는 역할입니다. और तो फिर लेकिन अगर आप ऐसा कोई बोलता है तो वो बिल्कुल ही गलत है। आपको ये ट्राई करना है कि ऐसा आप किसी के साथ ना करें, और जो अगर कोई ऐसा बोलता भी है तो उसको करेक्ट करने का, उसको समझाने के लिए का ट्राई करें। 우리는 직급이 있어도 상하 관계가 아닙니다. और हमारे पास हम सबका एक अलग अलग अभी लेवल पे है, 내 파트너는 내 부하 직원이 아니에요. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है और आपका पार्टनर जो है वो बहुत अलग है। 우리 에테미스 시스템은 팀워크가 이루어지지 않으면 안 됩니다. और अगर हमारा सिस्टम ही एटॉमी का ऐसा है जहां पे जब तक सब लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे तब तक आप भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। 반드시 위에 두 명의 나와 똑같은 직급자를 만들어야 제가 한 등급 올라가는 겁니다. और ऐसा सिस्टम है जहां पे दोनों साइड में दो लीडर्स बनते हैं तो ही आप ऊपर एक लेवल ऊपर जाते हैं। 그거를 임페리얼 때까지 똑같이 두 명 길러내는 겁니다. और उस चीजों को बढ़ाना और उस चीज को मेंटेन करने का काम आपका है कि कैसे आप बाकी लोगों को भी अपने साथ में ऊपर लेके जाते हैं और कैसे नीचे का लीडर्स को जो है वो मेंटेन रखते हैं। 지금 스타마스터를 가시려면은 53명의 직급자가 딱 짜져가 있어야 됩니다. और अभी अगर आपको स्टार मास्टर्स जाना है तो आपके नीचे जो है लगभग 50 लोग होने चाहिए। 내 밑에 사르노즈 4명, मेरे नीचे जो है सरुण रोज 4 है, 그 밑에 다이아몬드 마스터 12명, और उसके नीचे डायमंड मास्टर लगभग 12 है, 그 밑에 세일즈 마스터가 36명이 딱 짜져야 됩니다. और उसके नीचे जो है सरुण रोज मास्टर लगभग 36 है। 이거를 인생 시나리오에 언제까지 직급을 가겠다는 목표를 딱 정하시고 그 도면을 한번 그려보세요. और इन सब चीजों को जो है आप अपने जो है लाइफ सिनेरियो में जरूर लिखें, और लाइफ सिनेरियो में ये जरूर लिखें कि आप कब तक वहां पहुंच सकते हैं। 그러면 세일즈 마스터는 2명만 나오는 것이 아니고 4명, 5명이 나올 겁니다. और अगर इस चीज को आप लिखते हैं तो आपका सेल्स मास्टर सिर्फ 2 नहीं होगा, लगभग 4 या 6 बनेंगे। 그러면은 60-70명의 성공자들이 탄생하는 거예요. और आपके साथ में लगभग जब आप ऊपर जाएंगे तो आपके साथ में लगभग 67 जो है सक्सेसफुल लीडर्स जो है अपीयर होंगे। 내가 스타마스터 가서 좋은 것은 바로 나와 같은 동업자들이잖아요. 나와 같은 파트너들이 같이 성공한다는 거예요. और अगर आप अगर आप मास्टरशिप में जाते हैं तो आपके साथ भी जितने लोग हैं वो लोग भी किसी ना किसी मास्टरशिप में जाते हैं, और आपके साथ सक्सेसफुल होने के साथ साथ वो लोग भी सक्सेसफुल होते हैं। 밑에 파트너 분들은 이번에 우리 스폰서님을 스타 만들자. और जो नीचे पार्टनर्स हैं उनका भी ये दायित्व है कि वो लोग भी ऐसा ट्राई करें कि चलो इस बार हम अपने स्पॉन्सर को जो है एक लेवल और ऊपर लेके जाएंगे। 52명이 똑같은 마음으로 우리 스폰서를 스타 만든다는 생각을 하셔야 됩니다. कम से कम 52 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके नीचे जो आपको चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी जो है स्टार मास्टर्स में कन्वर्ट हो जाए। 그러면 어떻게 하셔야 되느냐? 개인들이 각각 소비자 명단을 작성하시는 거예요. तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सब लोगों को इंडिविजुअली अपना कस्टमर्स बढ़ाने पड़ेंगे। 그래서 라이프 시나리오를 설득에 같이 작성을 하는 겁니다. और इसलिए सबको साथ में मिलकर लाइफ सिनेरियो जरूर बनाना चाहिए। 그걸 가지고
계산을 해서 최소한 하루에 10만 포인트씩만 하자. और उसके बाद लाइफ सिनेरियो जब बनाएंगे सब लोग साथ में मिलके, तो सब लोगों को साथ में डिसाइड करना होगा कि एक दिन में आपको कितना पॉइंट्स चाहिए इस चीज को कवर करने के लिए। 애터미를 제외한 그 어떤 장사도 20만 원치 팔아갖고는 성공 못합니다. और एटॉमी के अलावा ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जहां पे इस टाइप का चीज होता है। 그런데 애터미는 20만 원씩 팔면은 성공하십니다. और एटॉमी में जो है 20,000 पॉइंट्स भी आपके होते हैं तो आप एक स्टेप आगे चले जाते हैं। 53명이 매 10만 포인트씩 해보세요. 하루에 530만 포인트가 올라오는 거예요. और आप लोग एक बार डिसाइड करो कि आप लोगों को एक दिन में, सब लोगों को एक दिन में डिसाइड करना होगा कि आप एक दिन में आपको कितना पॉइंट्स लेकर आना है। 근데 그러면은 그 돈을 가지고 어떻게 저 스타마스터를 가냐고 반문하시는 분 계실 겁니다. तो अगर इस तरह से करते हैं और 50,000 पॉइंट्स होता है तो फिर से एक लेवल और ऊपर आप चले जाते हैं। 처음에는 못 갑니다. 처음에는 못 간다고요. स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है, स्टार्टिंग में नहीं जा पाते हैं लोग। 그러면은 뭘 찾아야 되느냐는 뜨면은 전체를 펼쳐놓고 아 어느 부분이 부진하고 어느 매출이 작아지고 이거를 딱 점검을 하는 거죠. तो फिर अगर नहीं होता है ये चीज, अगर अचीव नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको पेपर में लिखना पड़ेगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है और सब चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा लाइन कैसा है, कौन सा ज्यादा हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है। 그리고 세일즈 마스터 밑에 있는 사람들 아직까지 아무 직업 도전하지 않는 분들이 또 매출을 올려줍니다. और सेल्स मास्टर में जो लोग नहीं आ पा रहे हैं या फिर जो लोग के पास पॉइंट कम है उनको हेल्प करना है और उनको एक, सबको एक लेवल पे लेकर आना है। 그래서 또 다음 16일부터 말일까지 똑같은 방법으로 매출을 조금씩 자동 상향이 될 것입니다. और इसलिए 10 दिन का या 15 दिन का एक आप प्रोग्राम बनाएं, उसमें क्या करना है वो डिसाइड करें, फिर आगे उसके 15 दिन के बाद क्या करना है वो डिसाइड करें। अगर इस तरह से आप काम करते हैं तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। 그런데 이 일을 할 때에는 스타마스터 될 분부터 시작해서 맨 밑에 세일즈 마스터들이 똑같은 마음으로 똑같은 방향으로 똑같은 길을 가야 됩니다. और अगर आप स्टार मास्टर हैं तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि आप जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके मेंबर्स हैं, वो सब लोग एक हैं, चाहे वो सेल्स में हो चाहे मास्टर्स किसी भी और भी मास्टरशिप में। 그 세일즈 마스터가 36명을 2인 1조로 만들면 18조가 나옵니다. और अगर सेल्स मास्टर जो है अगर उन पे आप ध्यान रखेंगे तो 30 से अगर 40 हो जाएंगे तो ही आप जो है आगे और जल्दी से जल्दी बढ़ता जाएंगे। 그 18조가 보름 동안 750만 포인트만 만들면 됩니다. और उसके बाद ये जितना भी लाइंस बनता है लगभग अलग अलग लाइंस बनेगा और मैं 750만 포인트. तो 750 पॉइंट के आसपास अगर आप बनेगा तो फिर एक लेवल आप और ऊपर चले जाएंगे। 그 위에 70,500 다이아몬드 마스터 또 사르노즈 마스터 후보들이 같이 만드는 거예요. और उस टाइम पे डायमंड मास्टर, सैन रोज मास्टर भी साथ में आपको बनाना पड़ेगा। 그렇게 세부적으로 딱딱딱 분산하면은 어렵지 않습니다. तो अगर इस चीजों का सबका अगर कैलकुलेशन आपके पास रहता है कि कैसे कैसे ये बनते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है मास्टरशिप को अचीव करने में। 제가 임페리얼 갈 때에 그때는 코로나가 최고 심할 때였습니다. 코로나 감기 심. जब मैं इंपीरियल गया था तभी उस टाइम पे जस्ट कोरोना हुआ था। 2021년도 4월 1일부터 4월 15일까지 임페리얼을 가는데 और लगभग 2012 से स्टार्ट होके उस टाइम पे पीरियड पे मैं इंपीरियल में था। 그때 다닐 수가 없으니까 줌으로 호소를 했습니다. 제가 호소를 했다고. और उस टाइम पे मैंने कुछ डिसाइड किया और करने का ट्राई किया। 이번에 내가 임페리얼을 못 가면은 몇 년이 늦어질 거니까 우리 팀을 위해서라도 뭉쳐달라고 호소를 했어요. 나 좀 살려달라고 이야기했어요. और मैंने अपने आप से ये बात किया कि इस साल अगर मैं इंपीरियल नहीं जाता हूं तो कम से कम अगले साल के लिए मैं पूरा सारा सिस्टम तैयार रखूंगा ताकि मैं अगले साल जा पाऊं। 하루에 세 나라 네 나라를 그 나라의 시간 맞춰서 밤에도 하고 낮에도 하고 계속 했습니다. और उस पूरे टाइम पीरियड में मैंने अलग अलग कंट्री में विजिट किया। 소실적에 20억 PV가 있으면은 임페리얼이 됩니다. 20억 PV. 20 करोड़ पीवी अगर आपका होता है तो
얼마요? 돈이 20억 20억 PV 있으면 20억 PV. 그런데 임페리얼이 되고 나서 보니까 44억 PV가 올라. लेकिन मैंने उस टाइम में ट्राई किया था कि मेरे पास जो है 20 करोड़ पीवी हो, लेकिन जब मैं इंपीरियल बन गया उसके बाद मैंने देखा तो मेरे पास लगभग 40 करोड़ के पीवी के आसपास था। 왜 그런가 했더면은 다른 라인에 자기 피부에 필요가 없는 라인에서도 힘 받으라고 그쪽에서도 매출을 계속 올려준 겁니다. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जहां पे मुझे पीवी का जिस लाइन में जरूरत नहीं थी वहां पे मैंने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी लोग अपने आप से जुड़ते गए और वहां पे मुझसे भी पीवी मेरा बहुत ज्यादा कलेक्ट हुआ। 제가 그 15일 동안 줌으로 호소하는 게 맞아떨어진 거예요. और जो भी मैंने काम किया लगभग 15 दिन तक मैंने जूम मीटिंग्स भी किए, तो वो सारा कुछ सही हुआ और मैं इंपीरियल बन गया। 그래서 사실 이번에도 스타마스터 되실 분들은 이게 인도가 넓으니까 줌을 좀 활용을 하세요. और आप लोग जो भी स्टार मास्टरशिप में जाना चाहते हैं, और ये बहुत ही बड़ा है, इंडिया बहुत बड़ा है, वर्ल्ड बहुत बड़ा है, तो आप लोग घूमिए और ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स बनाइए। 전화를 하는 것보다는 이 친구는 할 수가 있는데 좀 안 하는 친구들이 있습니다. ऐसा बहुत बार होता है कि फोन करने के बजाय अगर ऐसा आपको लगता है कि कोई आदमी जो है वो काम कर सकता है, 그런 친구들은 개인적으로 줌을 딱 해갖고 얼굴 마주 보면서 이야기를 한번 해보세요. तो उनको या तो आप उनको बुलाइए या खुद उनके पास जाइए और सामने बैठ के उनसे बात कीजिए, 거의 다 수긍을 합니다. और तो ही ये वर्क करेगा। 너가 나를 도와주는 모습을 네 파트너들이 보고 있다. 네가 나를 도와주면은 그 파트너들이 너를 도와줄 것이다. और ऐसा अक्सर होता है कि पार्टनर जो है आपका अपीयरेंस देखकर और उसके बाद हो सकता है कि वो काम करे, 그리고 또 한 तो 가지 जरूरी है कि आप सामने जाकर उनसे और जाके मिलकर बात करें। 그런 또 한 가지는 스폰서는 도와줄 수가 없습니다. 스폰서한테 손 벌리지 마세요. और ऐसा है कि आपका जरूरी नहीं है कि आपका स्पॉन्सर आपको जो है हमेशा हेल्प करे, तो स्पॉन्सर से एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखिए। 스폰서는 밑에 여러 갈래가 있기 때문에 그걸 다 도와주면 스폰서가 망해버려요. और क्योंकि स्पॉन्सर के साथ में जो है बहुत सारे और लाइन से बहुत सारे मेंबर्स हैं, अगर सबको वो हेल्प करने लगेगा तो वो आगे फिर बढ़ भी नहीं पाएगा। 근데 턱 하면은 스폰서 보고 손 벌리는 파트너들이 많이 있습니다. लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे स्पॉन्सर जो है वो बहुत सारे लोग जो एक्सपेक्टेशन में रहते हैं कि वो स्पॉन्सर उनका हेल्प करे हर टाइम। 애터미는 다 개인 사업자들입니다. एटोमी में सब लोग बिजनेसमैन हैं। 스폰서라고 해서 어떤 분들은 이런 생각을 합니다. 내가 밑에서 올려주니까 지가 돈 버는 거 아니냐. ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि मैं नीचे से पैसा कमा रहा हूँ तो ही उनका पॉइंट्स बढ़ रहा है और इसलिए वो पैसा कमा पा रहा है। 아닙니다. 스폰서가 앞에 애터미 길을 닦고 나갔기 때문에 뒤에 사람들이 좋은 길을 가고 있는 거예요. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हर आदमी के ऊपर कोई ना कोई होता है, तो अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आपके नीचे वाला लोग भी जो है वो भी ऊपर आ रहा है। 스폰서와 파트너 간의 분쟁들이 많습니다. ऐसा बहुत बार होता है कि स्पॉन्सर और पार्टनर के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है। 그 분쟁의 99%가 스폰서한테 바라니까 생기는 거예요. उसमें से 90% ऐसा होता है जहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो हमेशा अपने स्पॉन्सर जो से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। 처음부터 내가 한다. 스폰서한테 손 안 벌리겠다는 생각을 갖고 있으면 사올 일이 없습니다. और अगर आप हमेशा ये सोचेंगे कि नहीं मुझे अपने से अपना काम करना है, तो कभी भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट कभी भी क्रिएट नहीं होगा। 그리고 내가 돌았으면 나도 스폰서인데 파트너들이 손 벌릴 때에 똑같은 말을 하는 겁니다. और जब आप ऐसा एक्ट करेंगे तो आपके नीचे भी जो मेंबर्स हैं वो लोग भी ऐसा ही एक्ट करेंगे आपके साथ। 내가 교육적이나 사람이 필요할 때는 내가 얼마든지 해준다. 그 대신에 도우는 거는 진리를 남기기 싫다는 거라 말씀을 드려야 됩니다. और हमेशा जो है हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स ही बोलना है अपने पार्टनर्स को। 그래서 우리는 맡은 역할, 너는 셀즈 마스터니까 2명이 만나가지고 750만 포인트를 어떻게 만들 것인지 그거를 좀 내한테 상세하게 알려주면 좋겠다. और हमेशा अपने पार्टनर से जब भी आप मिलें तो उनका प्लान जो है वो जरूर सुने कि क्या वो आगे कैसे करेंगे, और उनका हेल्प करना चाहिए कि जैसे आप दो लोगों को और लगा देंगे तो आप सेल्स मास्टर बन जाएंगे, इस टाइप से उनको हमेशा इंकरेज करना चाहिए। 우리 애터미 시스템은 나가 아닌 우리라는 개념으로 갔어야 됩니다. और हमारा एटॉमी का सिस्टम भी ऐसा है जहाँ पे
मैं आई नहीं है, वो हम की तरह से यूज होता है वर्ड। 우리 회장님께서 말씀하셨더라고요. 시스템을 만들 때에 팀워크를 만드니까 사원에다가 겸손하라고 넣었다. और हमारे जो सीईओ है उन्होंने भी यही बात कही है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, एक अकेले के लिए नहीं है, वो सबके लिए है ये सिस्टम। 그래서 쓰다 사로잡 가시는 분들은 파트너들한테 자주 전화하고 자주 웃고 조금 섭한 일이 있어도 편내지 마시기 바랍니다. और रॉयल मास्टर हो या फिर किसी भी मास्टरशिप में हो तो वो लोग क्या करते हैं, हमेशा जो है अपने जितने भी सबसे नीचे डाउन द लाइन जो लोग हैं उन लोगों को हमेशा कॉल करते हैं और उनसे हालचाल पूछते रहते हैं। 그래서 제가 어제도 말씀을 드렸지만은 스폰서 파트너 간에 말을 상호 높이는 게 좋습니다. और इसलिए मैं कल भी जैसा बताया था कि अपने स्पॉन्सर से या फिर अपने पार्टनर से हमेशा अच्छे से बात करें। 말을 놓으면은 말이 함부로 나옵니다. अगर आप किसी तेज आवाज में बोलेंगे, आप गुस्सा करेंगे तो हो सकता है कि वो भी रिप्लाई करेगा कुछ। 그리고 그 스폰서가 과거에 어떻게 살았든 내보다 나이가 어리든 스폰서 대접을 하셔야 돼요. और चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो स्पॉन्सर जो है आपसे उम्र में बड़ा हो या छोटा हो, वो मैटर नहीं करता, आपको हमेशा उससे अच्छे से बात करना है। 요즘은 그런 게 많이 줄어들었는데 초창기에는 저 스폰서 보기 싫어서 제가 사무실을 안 나갑니다 이런 분들이 많이 있어요. ऐसा अभी तो नहीं, लेकिन पहले ऐसा बहुत बार हुआ है जहां पे लोग बोलते थे कि अच्छा हमारा स्पॉन्सर आया हुआ है तो फिर मैं नहीं जाऊंगा उस सेंटर में। 근데 저는 대답을 그렇게 합니다. 스폰서가 보기 싫으면은 출근에 의무가 없으니까 집에서 하세요. तो मेरा उनसे यही कहना है कि अगर इस तरह से अपने स्पॉन्सर से अगर किसी का अच्छा रिलेशन नहीं है तो उनको जाने की जरूरत नहीं है कंपनी, या उनको कोई भी चीज अटेंड करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप घर पे बैठ सकते हैं। 혼자서 하면은 세일즈 마스터는 할 수 있습니다. अपने अगर खुद से अगर काम करेंगे तो बस सेल्स मास्टर तक आप जा सकते हैं। 근데 다이아몬드 마스터부터는 두 명의 파트너가 있어야 되는데 집에서 되겠습니까? लेकिन अगर आपको डायमंड में जानना है तो नीचे दो दो पार्टनर्स दोनों साइड में होने चाहिए, तो घर से काम चलेगा क्या ये? 그래서 내가 먼저 솔선수범해서 먼저 웃고 센터 가도 빗자루질 한 번 더 하고 그렇게 하셔야만이 스폰서 파트너 간의 관계가 좋아지는 거예요. इसलिए हमेशा जो है अपने पार्टनर से अच्छा रिलेशन बना के रखना है और ट्राई करना है कि खुद से सबसे पहले घर से निकलें और सबसे पहले काम को स्टार्ट करें। 우리는 학연으로 모인 것도 아니고 지연으로 모인 것도 아니고 오로지 돈으로 모인 사람들입니다. और हम लोग इसलिए जमा नहीं हुए हैं या पे इकट्ठा नहीं हुए हैं कि हम लोग कुछ यूनिवर्सिटी का काम कर रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट है, हम लोग सब लोग अपने काम की वजह से एक जगह जमा होते हैं। 근데 내만 벌고 있고 파트너들은 굶어 죽든지 말든지 신경 안 쓰면은 그 조직이 굴러가겠습니까? लेकिन अगर हम इतने लोग अगर इकट्ठा हैं और वहां पे सिर्फ आप अपने बारे में सोचेंगे तो कैसे चलेगा? आपके पार्टनर्स जो है वो भी फिर ऐसा ही सोचने लगेंगे। 내가 사르노즈로 계속 있으면은 밑에 세일즈 마스터도 못하는 사람들이 떠나갑니다. अगर मैं सिर्फ सायरन रोज हूं और लगातार इसी पोजीशन पे रहूंगा तो मेरे जो सेल्स मास्टर के नीचे वाले लोग हैं वो लोग भी धीरे धीरे छोड़ देंगे। 스폰서는 파트너들을 위해서 직급을 올라가야 됩니다. और स्पॉन्सर को जो है वो पार्टनर्स के लिए ऊपर हमेशा एक लेवल ऊपर जाना उनको पड़ेगा। 그래야 세일즈 마스터가 다 팀장이 되고 팀장이 사론이 되는 거예요. और इसलिए तभी सेल्स मास्टर जो है वो टीम लीडर्स के इसमें कन्वर्ट होंगे और बाकी और लोग भी जो है नीचे से ऊपर के लेवल पे आएंगे। 이 직급 올라가는 것이 국가 고시처럼 뭐 머리를 사미고 하는 게 아니에요. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर इस लेवल पे एक एक लेवल को ऊपर जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत है। 그냥 파트너들 보고 बस अपने पार्टनर्स के साथ। 애터미는 절대로 일확천금에 벌어지는 회사가 아니다. और एटमी बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छा उसका काम है। 대신에 노력의 대가는 반드시 지불하는 회사다. और हमेशा ये तुमको प्रोटेक्ट करेगी, ये ऐसी कंपनी है। 그러니 우리 똘똘 뭉쳐서 3년만 죽을 듯이 한번 해보자. तो बस हम लोगों को 3 साल तक लगातार अच्छे से मेहनत से काम करना है। 애터미 초창기 멤버들은 그 지금처럼 홈페이지가 없었기 때문에 만날 때마다 사업 설명이 안 하고 목이 다 쉬어가 있어요. और अभी के तरह पहले हमारे पास जो है कुछ होम पेज वगैरह नहीं था तो बहुत ही डिफिकल्ट होता था जो इनका जो बिजनेस प्लान है वो बताने में गला दर्द कर जाता था बताते बताते एक एक। 지금은
지금은 컴퓨터로 따라락 시간 넣지만은 그때는 일일이 수기로 작성해가지고 팩스를 밀어넣었어. और उस टाइम पे तो ऐसा था कि एक एक लोगों को या तो समझाना पड़ता था और फिर लिख कर समझाना पड़ता था, 낮에는 फिर उसको बताना भी पड़ता था, फिर फैक्स के द्वारा भेजना भी पड़ता था। 낮에는 일하고 저녁에 센터에서 작성해갖고 올리면은 밤 12시 돼야 들어갑니다. और दिन भर काम करने के बाद शाम को बैठते थे हम लोग लिखना इसको, और फिर उसको अपलोड करना, मतलब फैक्स के द्वारा भेजने में रात के 12 बज जाते थे। 그러면 새벽 2시 되면은 휴대폰이 띠링 합니다. और फिर सुबह 2 बजते बजते फोन रिंग होना स्टार्ट हो जाता था। 오늘 수당이 얼마 들어갔습니다. आज कितना इनकम हुआ। 회장님이 밤새도록 안 주무시고 수당을 매일매일 지급을 했습니다. उस टाइम पे हमारे सीईओ जो है रोज रोज जो है जितना भी हमारा पॉइंट बनता था उसको रोज रोज ऐड करते थे एक एक करके। 왜 그런 줄 아세요? क्यों ऐसा करते थे पता है? 애터미 사업자들이 전부 다 거지였기 때문에 매일 수당을 안 주면은 그 다음날 사는 경비가 없어요. और ये ऐसे इसलिए करते थे कि वो हम लोग जितने थे वहां पे सब लोग भिखारी थे, हमारे पास पैसा नहीं था। तो अगर रोज हम लोगों को हमारा इनकम नहीं मिलता, हमारा पॉइंट्स नहीं मिलता तो कोई भी काम नहीं कर पाता आगे। 회장님이 젊었을 때에 사업자를 해봤기 때문에 사업자 심정을 누구보다 잘 아는 거예요. और क्योंकि हमारे जो सीईओ है वो पहले एक सेल्स मैन ही रह चुके थे तो उनको बहुत अच्छे से इसका कंडीशन का पता था। 새벽에 주면 진짜 감동이잖아. और सुबह सुबह 2 बजे अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं तो कितना खुश होता है मन। 그게 고마워서 더 열심히 하고 하다가 보니까 나도 성공했고 회사도 성공한 겁니다. और वो चीजों को देखकर जो है हम लोग और मेहनत से काम करते थे। और उसके बाद जो है आज मैं भी सक्सेसफुल हूँ, ये कंपनी भी सक्सेसफुल है। 인도도 나도 성공하는 것 해야 되지만은 우리 스폰서 파트너들을 성공시키는데 내가 한몫을 하겠다는 생각을 하시고 있어요. इंडिया में भी लोगों को यही सोचना चाहिए कि मैं तो सक्सेसफुल होऊंगा लेकिन मुझे पहले अपने पार्टनर्स को सक्सेसफुल बनाना है। 듣는 순간에는 그렇게 하고 싶다. 그런데 센터에 가서 딱 앉아가지고 라이프 시나리오를 쓰면서 틀어지는 거예요. उसके बाद जैसे ही आप ये होगा तो एक दिन आपका खुद ही मन में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, हमको अपने पार्टनर्स को जो है उसको सक्सेसफुल पहले बनाना है। और उसके बाद सेंटर में आप जाएंगे और मीटिंग करेंगे और वहां पे आप सब कुछ एक स्टेप बाय स्टेप सबको समझाएंगे ये चीज। 사람이 모이면은 반드시 자기 주장을 내세우는 사람이 있습니다. जब भी कुछ लोग जमा होते हैं, कुछ लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह पे, तो हमेशा कुछ ना कुछ अपने बारे में बताते हैं। 3월 말에 가자고 이렇게 하고 있는데 꼭 한두 사람이 4월로 가자고 쉬웁니다. तो ऐसा बहुत सारी बातें होती रहती है जब 10-15 लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। आप जैसे बोलिएगा कि 3 मंथ्स में हमें ये मास्टरशिप करनी है, तो बीच में कहीं ना कहीं से आएगा कि ये अगले मंथ में या इस मंथ में जो हमें कुछ काम है तो इसमें हम लोग को जाना है। 그럴 때 저는 다수결을 원칙으로 했습니다. बट उन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है जैसे मैंने नहीं दिया है। 그 다수결에 못 따라오는 사람은 그럼 너는 이분 파스에 빠지고 다른 사람으로 체인지를 시켜. तो उसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, अगर वो बार बार नहीं आ रहा है और छोड़ दे रहा है तो आपको क्या करना है कि बस उस जगह पे किसी और को भी बुला के लेके आना है, उसको उस जगह को फिल करने के लिए। 그렇게 강한 사람들이 어느 조직에든 있습니다. और ऐसा हर लाइन में होता है जहां पे ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग बिल्कुल ही काम नहीं करते। 그런 사람 보고 굴복을 시켜가지고 억지로 따라오게 만들면은 내가 힘이 드니까 차라리 체인지를 하는 게 서로가 좋습니다. तो इन लोगों को जबरदस्ती पुश कर करके बुलाने से अच्छा है, जिसमें आपका बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगा, उससे ज्यादा अच्छा है कि किसी और को आप ला सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 그 어려운 시스템을 한 번, 두 번, 세 번째 딱 대보세요. 확 달라질 겁니다. एक बार इस सिस्टम के थ्रू काम करने का सोचिए, पहली बार दूसरी बार दिक्कत होगा लेकिन तीसरी बार से आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये चीज करना। 세 번째 딱 되면요, 세일즈 마스터 갈 사람들이 2명이 아니고 5명, 6명씩 나와요. और इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो सेल्स मास्टर सिर्फ 2 नहीं 4 या 5 तक आ जाएंगे आपके पास। 그때 되면은 스타 마스터가 스스로 되는 거예요. तो फिर आप जो है स्टार मास्टर अपने आप बहुत इजीली जा सकते हैं। 다이아몬드에서 사론 가는 까지는 어렵습니다. डायमंड से सारोन तक जाना जो है मुश्किल है। डायमंड से सारोन का जी 사론 가는 게 어려운데 사론에서 스타 가는 거는 조금 더 어렵습니다. और डायमंड से सारोन जाना मुश्किल है और सारोन से फिर स्टार
जाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। 그거를 포기하지 않고 같은 방법을 지속적으로 밀고 나가야 됩니다. और अगर इन चीजों को सबको ओवरकम करना है, सब में अगर एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहना है, तो उसके लिए आपको जो मेथड मैंने बताया बस उसी मेथड से लगातार काम करना पड़ेगा। 이번에 실패하면은 또 내일부터 또 다시 보름 동안 또 짜는 거예요. अगर आज आप फेल कर जाते हैं, आज आपका डेडलाइन था, आज नहीं कर पाते हैं, तो कल से फिर डिसाइड कीजिए कल से लेके और कितने दिन में आपको इस चीज को अचीव करना है। 스타마스터에서 노엘 마스터 가는 거는 좀 수월합니다. और स्टार मास्टर से रॉयल मास्टर जाना जो है थोड़ा सा इजी है। 왜? 내 밑에 있는 사람들이 스타를 가려고 엄청나게 열심히 설치는 거예요. क्योंकि हमारे नीचे जो लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट पे रहते हैं, जो कि बहुत जल्दी ऊपर जाना चाहते हैं। 내가 스타마스터 갈 때에 사람 4명이 자기들도 바로 스타로 따라올 겁니다. और जैसे ही मैं एक लेवल पे ऊपर जाता हूं तो सैरोन रोज भी बहुत सारे प्रिपेयर हो जाते हैं, वो लोग भी बहुत ज्यादा पुश करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं एक लेवल और ऊपर जाने के लिए। 스타마스터가 되면은 거의 그만두는 사람이 없습니다. स्टार मास्टर 되면은 스타마스터 되면 지속적으로 합니다. और स्टार मास्टर अब बन जाते हैं तो उसके नेक्स्ट लेवल जो है वो बहुत ही इजी हो जाता है जाना, 싫든 좋든 조직을 따라올 수밖에 없습니다. क्योंकि अपने आप से आपके मेंबर्स जो है बनने लगते हैं उस समय। 그러다 보니까 노엘에서 크라운 가는 게 좀 더 수월하고, रॉयल से फिर अगर आपको क्राउन जाना है तो वो थोड़ा सा और इजी हो जाता है। 그리고 임페리얼 갈 때에는 몇 명이 필요한 줄 아세요? कि आप इंपीरियल जाने में कितने लोगों का जरूरत पड़ता है आपको पता है क्या? 임페리얼 가려면은 크라운이 4명이 있어야 됩니다. इंपीरियल जाने के लिए क्राउन 4 चाहिए आपको, 그 다음에 노엘이 12명이 있어야 됩니다. और रॉयल जो है लगभग 12 चाहिए आपको, 스타마스터가 36명이 있어야 됩니다. और स्टार मास्टर लगभग 36 चाहिए आपको, 사론 노즈가 108명이 있어야 됩니다. और सैरन रोज जो है 108 चाहिए आपको, 그리고 다이아몬드 마스터가 324명이 있어야 됩니다. और डायमंड मास्टर जो है लगभग 364 चाहिए, 그리고 셰일즈 마스터가 972명이 있어요. और सेल्स मास्टर जो है लगभग 900 से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, 972 चाहिए। 또 합계 1456명이 딱 한 명도 없어도 못 가요. 1456명이 똑같이 움직이는 거예요. और इन सब को जो है एक लाइन में रहना होगा, और टोटल उसका जो कैलकुलेशन है वो लगभग 1456 के आसपास होता है। 근데 1456명 두 명 계산했을 때고, और स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करते हैं तो 2-2 से स्टार्ट करते हैं, 그 밑에 셀즈 마스터들이 상당히 많은 수가 나오기 때문에 और उसके बाद क्योंकि आपके पास धीरे धीरे सेल्स मास्टर जो है बहुत सारे ऐड हो जाते हैं, 거의 5,000명에 가까운 사람 우리 팀들이 성공을 한다. और आप अगर टोटल ओवरऑल देखेंगे तो लगभग 5000 लोग जो है आपके साथ सक्सेसफुल बनते हैं, 자부심이 느껴집니다. और आप कॉन्फिडेंस आता है आपको इस चीज का। 왜 임페리얼들을 리더로 인정을 해주느냐? और क्यों आप लोग इंपीरियल्स को जो है लीडर्स बोलते हैं, सक्सेसफुल लीडर बोलते हैं, आपको समझ में आता होगा। 그거를 정확한 도면을 그리고 시뮬레이션을 돌려서 만들어내기 때문입니다. और क्योंकि वो छोटा छोटा स्टिमुलेशन से जो है इतना बड़ा एक लीडर बन जाता है, और इतने सारे लीडर्स पैदा होते हैं इस चीज से। 제가 여러 나라 돌면서 임페리얼 가고 싶으면 거의 다 손 듭니다. और इंपीरियल्स जो जाना चाहते हैं एक बार हाथ उठाइए। 이렇게 다 손을 든다니까요. 근데 단 둘이서 어떻게 가실 예정입니까? 물으면 대답을 못해요. लेकिन आपसे अगर पूछेंगे कि आप इंपीरियल कैसे जाएंगे तो हो सकता है कि सब लोग हाथ ना उठाएं। 왜 못하느냐? क्यों नहीं कर सकते आप? 한 번도 임페리얼 간다는 계산을 안 해봤기 때문에. क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं है कि इंपीरियल जाने के लिए कैलकुलेशन के बारे में नहीं सोचा है कि क्या आपको करना पड़ेगा। 그 임페리얼 가는 거를 머릿속에서 하루도 빠지면 안 돼요. 계속 해오게 됩니다. और इंपीरियल जो जाना है तो उसका जो सोच है उसको कभी भी अपने दिमाग से मत हटाइए, रोज ही उस चीज के बारे में सोचना है। 그래서 애터미에서는 직급을 너무 빨리 가도 안 돼요. और एटॉमी में जो है बहुत जल्दी ऊपर लेवल पे चले जाना जो है वो भी सही नहीं है, 그리고 너무 늦게 가도 안 돼요. और बहुत देर करना भी बहुत सही नहीं है। 너무 늦게 가면 파트너들이 떠나가 버리니까 더 어려워지는 겁니다. और अगर बहुत लेट कर देते हैं तो पार्टनर्स भी बहुत लेट कर देंगे, और पार्टनर्स बहुत सारे छोड़ते भी जाएंगे। 그래서 이번에 이 사론 노즈들 중에서
제일 고참 사료노조를 먼저 보내자. 그러나 그 밑에 사료노조는 유지를 하는 거예요. 한 번 더. तो जहाँ जितने भी यहाँ पे आज सेरेन रोज हैं उन लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा आप किसको आगे प्रमोट करेंगे और किसको मेंटेन रखेंगे सेरेन रोज पेयरिंग. 그렇게 스폰서를 도와주는 모습을 파트너들이 보면 저 사람 같아 나도 도와줘야 되겠구나. 이런 생각을 갖는다. और स्पॉन्सर से भी हेल्प मिलेगा इसमें और बाकी और जो मेंबर्स हैं वो लोग भी डिसाइड करते हैं कि हाँ किसको हम लोग हेल्प करके ऊपर करेंगे. 그래서 애터미는 일확천금이 없다는 거. इसलिए एटॉमी जो है सिर्फ एक आदमी का बिजनेस नहीं है. 꼭 내 파트너 두 명을 성공시켜야만이 내가 한 등급을 올라갈 수 있다. और कम से कम दो लोग को हर स्टेज पे आपको जो है सक्सेसफुल बनाना होगा ताकि आप भी सक्सेसफुल बने. 이제 인도가 그런 시대가 왔습니다. इंडिया में वो समय है. 올 안에 어떻게 만들든 10명 이상의 리더스 클럽자들이 탄생해야 돼. मैं चाहता हूं कि इस साल ही कम से कम जो है 10 लोग जो है लीडर्स क्लब में इंडिया से जाए. 만약에 저는 확신을 하는데 10명 이상의 리더스 클럽 탄생하잖아요. अब मान लीजिए कि 10 लोग जाना है 10 लोगों को लीडर्स क्लब में. 아마 회원 수가 지금보다 100배는 불어날 거예요. तो फिर हो सकता है कि अभी से लगभग 100 गुना आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ज्यादा. 전 세계에서 애터미만큼 좋은 회사가 없습니다. और एटॉमी जैसी और कोई भी कंपनी नहीं है. 그런데 네트워크라는 이유와 애터미가 뭘 하는 회사인지 몰라서 못 도는 거예요. लेकिन आपको सबको बताना पड़ेगा कि एटॉमी किस टाइप की नेटवर्क बिजनेस है. 애터미에서 제품, 화장품, 해모임 너무너무 좋습니다. और एटॉमी के प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताना होगा कि इसका प्रोडक्ट हेमोइम जो इसके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो कितने अच्छे हैं. 근데 그보다 더 좋은 게 딱 한 가지가 있어요. उसके अलावा भी एक चीज बहुत अच्छा है एटॉमी का. 바로 성공자의 모습. जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनको वो 이 세미나에 성공자들이 확 무대에 서서 인사하고 해보세요. 야, 저 사람이 저렇게 돼서. और बताइए कितना अच्छा लगा कि ये इतने सारे सक्सेसफुल लीडर्स जो है आज इस सेमिनार में आए. 전 세계에서 미국이나 한국이나 일본이나 인도나 똑같이 돈 주는 회사는 우리 애터미밖에 없어요. और इस तरह से सक्सेसफुल लीडर्स को सम्मानित करने का जो सिस्टम है वो यूएस में, चाइना में, कोरिया में या इंडिया में सब जगह सेम है. 미국에는 셀즈 마스터 돼가지고 생활이 안 돼요. 미국에는 셀즈 마스터 수당으로는 생활이 안 된다고. और यूएस में जो है सेल्स मास्टर इतना 요 인도는 셀즈 마스터만 해도 생활이 됩니다. और वहां पे उतना पैसा नहीं आता है सेल्स मास्टर को. बात यहाँ पे इंडिया में सेल्स मास्टर से स्टार्ट हो जाता है, पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है. 그리고 인도는 매장이 한국처럼 이렇게 잘 돼가 있지를 않아요. 판매하는 모든 가게가 네. और अभी जो है इंडिया में इतना अच्छा शॉप्स वगैरह नहीं है. 그렇기 때문에 내가 좀 알고 있는 사람, 내보다 좀 더 잘 사는 사람, 이런 사람들 찾아가서 치약, 칫솔부터 가벼운 것부터 권해보세요. तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि अपने से जो अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं या अपने से जो खराब लाइफस्टाइल जी रहे हैं उनको उनके हिसाब से जो वो चाहते हैं उनके हिसाब से उनको चाहे टूथब्रश हो, टूथपेस्ट हो या फिर हेमोइम हो उनके हिसाब से उनको जरूर जाके दें और जरूर जाके सेल करें. 오늘 나온 샴푸 진짜 한번 써보세요. आज जो आया 좋습니다. आज जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसको सही में एक बार यूज करके देखिए. वो बहुत ही अच्छा है 하수구가 머리가 안 빠지니까 하수구가 깨끗해요. और बहुत बढ़िया है वो हेयर के लिए. 저는 샴푸는 대박 터질 거라고 생각합니다. मुझे लगता है कि वो ये जो हमारा शैम्पू है ये भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. 그래서 소비자를 처음에 접근할 때에는 포인트 좋은 거 아니고 그 사람 잘 쓸 수 있는 제품부터 들어가세요. और इसलिए आपको हमेशा ये सोचना होगा कि बस एज अ कंज्यूमर की तरह उसको बस ट्रीट नहीं करना होगा. जो भी आपको मिलता है उस पर आपको देखना पड़ेगा कि इसको किस चीज की जरूरत है, उस चीज को आप प्रोवाइड कराइए उसको. 전 세계의 공통점은 전 세계 부자들은 제품의 품질만 좋다면은 가격은 논하지 않습니다. और पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही सिस्टम है जहाँ पे अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो कोई लोग पैसे के बारे में नहीं सोचते. 그리고 부자 소비자들은 좀 귀찮더라도 떨어지면 저한테 전화하세요 이렇게 하세요. 처음에는. और स्टार्टिंग में आप जरूर जो जिनकी जो अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं उनको जरूर बोलिए कि अगर आपके पास ये
कम पड़ जाए या घट जाए तो फिर हमें कॉल कीजिए। 사는 법을 가르쳐주면 안 사요. 자기들이 사람을 시켜버리니까 아무거나 산단 말이에요. क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा लाइफ जी रहे हैं तो वो उतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे कि उसको अब खुद से वो अपने वापस खरीदे। 근데 한 10가지 이상 제품을 한 가정에 써주게끔 만들면은 떨어지면은 전화 옵니다. 자동으로. बट आप अगर उनको तैयार करेंगे कि वो कम से कम एटॉमी का 10 प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दें रेगुलरली, तो फिर वो आपको कॉल नहीं करेंगे, वो खुद से खरीदेंगे। 많은 소비자가 필요한 것이 아니고 많이 쓰는 소비자가 필요해요, 우리는. आपको बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स की जरूरत नहीं है, आपको 그래서- ऐसे कंज्यूमर्स की जरूरत है जो कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करें। 어떤 제품으로든 한 가지 다 거래가 트이면은 10가지 이상 쓸 때까지 지속적으로 공을 들이세요. और जैसे ही एक प्रोडक्ट वो यूज करना स्टार्ट करता है तो अपने आप से आप उसको आराम से दूसरा प्रोडक्ट तीसरा प्रोडक्ट भी दिखा सकते हैं उसके यूज के लिए। 그런데 그 부자가 제품이 좋아가지고 사업을 하려고 나왔을 때는 끝장난 겁니다. और उसमें से जो कस्टमर होगा वो अगर निकल के आएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, इसमें बिजनेस कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। 애터미가 돈이 안 드는 회사입니다. एटॉमी जो है सिर्फ अपने लिए कमाने के लिए कंपनी नहीं है, 돈이 없는 사람이 할 수 있는 사업이에요. और ये ऐसा भी कंपनी है जहां पे आप जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो, बिना 근데 पैसे के भी आप काम कर सकते हैं। 근데 부자들이 하면은 더 빨라요. लेकिन अगर अमीर लोग ये काम करते हैं तो उनके लिए और ज्यादा जल्दी हो जाता है ये काम करना, 그리고 내가 편해요. और आपके लिए भी आसानी होती है। 내보다 못한 사람 데리고 오면은 밥 때 되면 밥 사줄게 되고 머리가 아프죠. 부자들은 밥 사달라고 소리 안 해요. और- 자기가 사줘요. अगर कोई आपसे जो है कम अच्छी लाइफस्टाइल से जी रहा है, कोई गरीब है, अगर आप उसको लेकर आते हैं तो समय समय पे आपको उसको खाना भी खिलाना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना भी पड़ेगा। लेकिन आप किसी अमीर को लेके आते हैं तो उनको खाना खिलाने की जरूरत नहीं है आपको। 한국에 제 파트너 중에는 현직 의사가 3명이 있고 변호사는 한 12명 정도 있습니다. 의사 3명, उइजा सिंह 변호사 12명. और मेरे नीचे जो डाउन लाइन में है कोरिया में, वो लगभग 3 लोग जो है उसमें से डॉक्टर है, और जो लॉयर है वो लगभग 12 लोग हैं। 의사, 변호사 선망하는 직업이잖아요. अब क्योंकि कोरिया में डॉक्टर का और लॉयर जो है वो बहुत ही अच्छे जॉब्स में गिना जाता है, 그런데 그네들은 치명적인 단점이 있습니다. बट उनका भी कुछ लैकिंग पॉइंट्स है। 의사들은 70이 다 돼가면은 손이 떨려서 수술을 못해요. और जब डॉक्टर्स का जो एज हो जाता है तो उनका हाथ कांपने लगता है, तो उस टाइम में वो फिर ऑपरेशंस वगैरह नहीं कर सकते। 그리고 요즘은 ARL 그 의료기가 나오기 때문에 나이 들은 사람 컴퓨터 다룰 줄 모르면은 그 기기를 못 써서 못 하는 거예요. और अभी जो है न्यू जनरेशन आ गया है और एआई भी आ गया है, तो जो लोग थोड़ा जिनका एज हो गया है वो लोग जो है एआई वगैरह यूज नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी वो बहुत डिफिकल्ट जॉब है, लॉयर्स का और डॉक्टर्स का भी। 그리고 내가 의사 하다가 의사 늙어서 못하면 아들한테 상속이 됩니까 안 됩니까? लेकिन ये ऐसा भी बिजनेस नहीं है डॉक्टर्स और लॉयर का कि आप 상속. आपका अगर एज हो चुका है तो आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए अपने बेटे के लिए या फिर और नेक्स्ट जनरेशन के लिए। 상속이 안 됩니다. बिल्कुल भी ये नहीं हो सकता। 그네들은 잘 먹고 몸 관리를 잘했기 때문에 100살까지 살 건데 70부터 100살까지 30년 동안 힘듭니다. तो क्योंकि वो डॉक्टर है लॉयर है तो शुरू से अच्छे जीवन जीते हुए आ रहे हैं, तो वो लोग 100 साल तो जिएंगे, लेकिन 70 साल या 65 इयर्स के बाद जो है उनको लगता है कि अब उनके पास कुछ काम नहीं रहता है, तो वो 35 साल और कैसे जिएंगे ये सोचते हैं। 그래서 저하고 이야기를 하면은 한 달에 얼마 정도 봅니까? 솔직하게 이야기해달라는 의사들이 있거든요. और ऐसे भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो मुझसे उसके बाद पूछते हैं कि तुम अभी अब कितना पैसा कमाते हो इस एज में। 근데 애터미는 실시간으로 수당이 계산돼가 1년치까지 볼 수가 있습니다. और मैंने उनको बताया कि मेरा जो इतना इनकम आते रहता है कि बिना काम किए मैं 1 साल तक तो ऐसे ही मजे से घूम सकता हूँ सब जगह और जी भी सकता हूँ बहुत आराम से। 딱 보여주면은 자기는 일평생 한 평도 안 되는 방에서 매일 인상 쓰고 죽겠다 하는 사람들만 하고 막 살았는데 저는 세계 40개국을 비행기 타고 돌면서 비행기 타는 게 지겨워서 못 가겠다. 그네들한테는 황홀한 소리죠.
उनका कहना रहता है कि अरे तुम तो ऐसे व्यक्ति थे जहां पे तुम लगातार फेल होते रहे, तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं चलता रहा है, बहुत ही मुश्किल से तुम्हारे पास पैसा नहीं था, अभी तुम जो है इतने कंट्रीज में घूमते भी हो और मजे से जीवन भी व्यतीत कर रहे हो, तो बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं वो। 내가 원래 한국 나이로 71살이거든요. मेरा अभी जो कोरियन एज है वो लगभग 71 साल का हूं मैं। 수많은 사람들이 71। 야, 너는 무슨 복을 타고 났느냐. अभी तक आपको पता नहीं चला था क्या? 제가 작년에 임페리얼 좀 많이 수당이 약간 떨어져도 세금을 떼고 7억 6천만 원 받았거든요. और अगर टैक्स हटा दिया जाए तो मेरा इनकम जो है पिछले साल जो है ऑलमोस्ट है 한 달에 8천만 원 정도 가까이 받아. 7천만 अब 원. लगभग पर मंथ जो है लगभग 5 to 6 करोड़ रुपी इंडियन रुपीज में। हाँ, 우리 친구들이 대부분이 내 나이에서 실업자들입니다. और जब अभी जो है मेरे एज के जितने भी लोग हैं उसका जो है आधा भी नहीं कमाते हैं। 직장에 있는 친구 해봐야 한 달에 200만 원 받는 택시 기사나 경비밖에 없어요. और अभी जितने लोग हैं जो लोग ऑफिस में हैं वो लोग भी लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास अभी भी उनको मिलता है या 2 लाख रुपए के आसपास मिलता है, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। 그런데 저는 유일하게 하루에 집안에 가만히 있어도 270만 원의 일당이 나옵니다. लेकिन अगर कुछ ना भी करूं और दिन भर अगर बैठा भी रहूं तो मेरा इनकम जो है वो उनके बराबर का होता है जो मंथली का जो जिनका सैलरी होता है। 제가 건강해 보이시나요? मैं बूढ़ा दिखता हूं क्या? 근데 저는 암을 2번이나 걸린 사람입니다. हम 암이 2번이나 걸린. लेकिन मुझे जो है कैंसर 2 बार हो चुका है। 건강검진을 했는데 암이 발견이 됐어요. और एक बार मैंने टेस्ट कराया था, हेल्थ टेस्ट कराया था अपना, तो उस टाइम पे मुझे कैंसर निकला था। 그래서 대학병원에 가니까 빨리 발견되는 바람에 로봇 수술을 하면은 수술만 하면 끝나는데요. और जब मैं गया वहां पे टेस्ट कराया तो फिर मैं अपने इलाज के लिए गया, तो उन्होंने कहा कि सबसे जल्दी जो हो सकता है वो रोबोट्स के थ्रू जो है ऑपरेशन अगर होगा तो उसमें आप जल्दी से जल्दी क्योर हो जाएंगे। 옛날에는 수술하려고 하면 칼로 배를 찌어서 혈관이나 신경을 다 끊어버립니다. और पहले जो ऑपरेशंस होते थे वो नाइफ के द्वारा होते थे, उसको काट के और फिर कैंसर का जो पार्ट्स है उसको निकाला जाता था। 근데 요즘 로봇은 딱 필요한데 레이저로 뿅 뚫어가지고 꾸미지도 않고 꺼내버립니다. बट अभी जो ऑपरेशंस होते हैं वो लेजर्स के थ्रू होता है और जिस जगह पे जरूरत होता है उसी पॉइंट पे जाके लेजर से ऑपरेट करके और उसको निकाल देते हैं। 저는 항암 치료도 안 했고 방사선 치료도 안 했고 약도 하나를 안 먹었어요. और मैंने जो है और कुछ भी नहीं किया, कोई दवाई वाई भी नहीं खाई और सीधा ऑपरेट कराया है। 그래서 의사 친구들이 걱정이 되니까 우리 집 와서 제 진료 기록을 보고 건강식품을 처방해 준 거예요. और उसके बाद जो लोग थे जो मेरी चिंता करते थे वो मेरे घर आए और उन्होंने सब कुछ देखा कि मैं कैसे रह रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, कौन सा मेडिसिन ले रहा हूँ, ये सब भी देखा। 지금 인도에는 어떤 제품들이 나와있는지 내가 잘 모르지만은 건강식품 꼭 드셔야 돼요. और इंडिया का तो अभी कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है मुझे नहीं पता है, बट मैं चाहता हूँ कि जो हेल्थ प्रोडक्ट्स है उसको ज़रूर आप यूज़ करें यहाँ एटोमी का। 아까 영상 나올 때게 임페리얼 되고 나서 암이 걸렸거든요. जब मैं इंपीरियल चला गया था उस टाइम पे मुझे हुआ था, ये 그때 कैंसर हुआ था 하늘하고 지금 얼굴하고는 차이가 많이 났거든요. और उस टाइम पे ही मैंने ऑपरेट कराया था। 건강식품 드시라면은 먹어도 아무 이상이 없다고 안 드세요. बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता या फिर मुझे कोई जरूरत नहीं है तो मैं नहीं खाता हूँ, 나도 그랬으니까요. और मैं भी शुरू में ऐसे सोचता था, 근데 의사들은 하는 말은 그게 아니다. बट डॉक्टर्स ऐसा नहीं बोलते। 건강식품은 안에 장기가 더 망가지지 말라고 먹는 게 건강식품이다. और हेल्थ प्रोडक्ट्स ऐसा काम करता है कि जहाँ पे आपका शरीर जैसा है उसको मेंटेन करने का, उसको थोड़ा सा और प्रोटेक्ट करने का काम करता है। 지금 내가 14가지를 먹습니다. अभी मैं लगभग 14 प्रोडक्ट यूज करता हूँ 저는 애터미 제품입니다. और सब कुछ सारा एटोमी का प्रोडक्ट होता है। 그 제품을 편하게 먹으니까 첫째 얼굴이 달라져요. और
जब से मैंने स्टार्ट किया वो उन प्रोडक्ट्स को खाना, तब से लेके अभी तक में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया मेरे बॉडी में। 그런 온몸에 잔잔한 통증이 하나도 없습니다. और उस समय के बाद से जो है मुझे उसके बाद से कभी भी कैंसर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। 지금 수입이 작아서 다 드시지는 못하겠지만은 그래도 비타민하고 유산균은 꼭 드세요. और अभी आपके पास उतना ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, हो सकता है, बट विटामिन하고 또 뭐였어요? 우리 손자들은 3살, 5살 먹어도 노니, 해모임 못 먹는 게 없습니다. और हेमोइम, नोनी, ये सब जो खाना है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। 특히 여기는 좀 공기가 안 좋기 때문에 그 간에 좋은 거, 또 흡파에 좋은 뭐 여러 가지 있습니다. 자세히 읽어보면은 그런 제품들을 꼭 복용하시기 바랍니다. यहाँ का दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही ख़राब है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो लंग्स के लिए, जो लिवर्स के लिए जो चीज़ें हैं, जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, उन लोगों को देखिए और उसमें से जो है उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए। 제가 애터미 사업자지만은 물건은 우리 아들이 구입하기 때문에 제가 지금 애터미에서 한국에도 무슨 제품이 있는지를 모릅니다. और क्योंकि मैं एटॉमी में काम कर रहा हूँ, एज अ एटॉमी में बिजनेसमैन के तरह से हूँ, और अभी अब मैं अपने बेटे को भी जोड़ लिया हूँ, तो लेकिन अभी कितना प्रोडक्ट है टोटली वो मुझे भी नहीं पता है। 그냥 야 변비가 좀 심하다 하면 사진 잡히시게 주고 और मैं देखता भी नहीं हूँ कि लिस्ट में कौन कौन सा प्रोडक्ट है। अब मेरा बेटा ही ये काम करता है, मैं जैसे बोलता हूँ कि मेरे कमर में दर्द है तो उसके लिए तो वो चीज़ लेके आ जाता है। 잠이 안 온다 그러면 낙티움 시켜주고 और उसके बाद अगर पेट में अगर कुछ है तो उसके लिए कुछ कोई ना कोई ऐसा होता है हेल्थ प्रोडक्ट जो वो लेके आ जाता है। 비타민, 유산균 이런 거를 옆에 딱 침대에 딱 챙겨놓고 있습니다. और घर पे भी मेरे बहुत सारे कोरियन ये प्रोडक्ट्स हैं, एटॉमी के प्रोडक्ट्स हैं, जो ज़्यादातर जो है हेल्थ से रिलेटेड है। 그래서 제보고 많이 젊어졌다고. और मुझे देख के बहुत लोग बोलते हैं कि आप पहले से जो है ज़्यादा यंग हो गए। 그래서 애터미하고 친하면은 이렇게 젊어진다고 저는 이야기하고 다닙니다. और उसका कारण बस मैं एक ही मानता हूँ, वो है एटॉमी। 진짜 앞으로 5년 안에 애터미는 전체가 크게 성장을 했습니다. और मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में जो है एटॉमी और ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा। 지금 유럽을 통째로 하나를 묶어도 27개국이거든요. और अगर अभी पूरा यूरोप को अगर एक मान लें तो भी जो है हमारा जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग कंट्रीज में, लगभग 27 कंट्रीज में है। 내년에 남미 쪽에서도 열리고 방글라데시도 열리고 앞으로 지속적으로 열리면은 전 세계가 하나로 엮이는 거예요. और मुझे लगता है कि अगले साल तक बांग्लादेश में, साउथ अफ्रीका में, इन जगहों पे और लगातार और भी जगह पे एटॉमी खुलेगा, एटॉमी के ब्रांचेस खुलेंगे। 애터미 제일 좋은 뭔지 아세요? एटॉमी की सबसे अच्छी बात क्या है पता है? 출퇴근을 안 해도 된다는 겁니다. कि आपको ऑफिस जाना और फिर ऑफिस से आना, इन सब चीजों में समय आपको देने की जरूरत नहीं है। 그 아침 시간에 정신없이 출퇴 길 막히는데 빵빵거리면서 다녀야 되지요. अब आपको ऐसा भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम है जिसमें उसी में जो है आपको ऑफिस के लिए तैयार होना है, खाना भी खाना है, फिर ऑफिस के लिए जाना भी है। 퇴근 시간에 또 집에 가지고 녹초가 돼 버리잖아요. और उसके बाद फिर से प्रिपेयर करना है अपने आप को, जब ऑफिस से निकलते हैं तो आपको घर जाना है, फिर घर में और क्या क्या काम है वो सब भी करना है, उन सब का टेंशन नहीं है। 애터미 사업을 하시면 내가 자리 펼치면은 그 자리에 일터고 앉아 놀면 놀이터고 और एटॉमी ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप कहीं बैठे भी हैं, आसपास आपके लोग हैं तो उससे भी शेयर करते हो, वही आपका काम है। कहीं आप खेल रहे हैं तो वहाँ पे भी अगर कोई मिलता है तो वही आपका काम है, उससे बातें करना, उससे बातें शेयर करना, यही आपका काम है। 지금 인도뿐 아니고 처음 사업 시작하는 분들이 가장 오해하는 부분이 하나가 있습니다. 오해하는 부분이 하나 있어요. एक बात है जहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं बाकी और सारे कंट्रीज में भी। 한 달에 몇십만 원 받는 그 직장을 그만 못 두는 거예요. और वो सबसे ज्यादा वो बात यह है कि थोड़ा सा पैसे के लिए उस चीज को वो छोड़ते नहीं है जो वो जॉब कर रहे हैं। 먹고 살아야 되니까 애터미는 돈이 빨리 안 된다는 생각을 하고 있어요. उन लोगों को लगता है कि हमें जीना है और
और उस जीने के लिए जो है पैसे की जरूरत है, जो कि एटोमी प्रोवाइड नहीं कर सकता। 저는 절대로 그렇게 하지 마라 그래요. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। 직장 가면 최소한 8시간 일해야 되잖아요. और अगर आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो आज 7 से 8 घंटे लगते हैं आपको वहां पे टाइम बिताने के लिए। 4시간만 사람을 만나든 내가 아는 사람한테 전화를 하든 찾아가든 애터미에 몰입하면 그 직장보다는 무조건 수당이 많습니다. और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अगर दिन का आप 4 घंटे देंगे, लोगों से मिलेंगे, उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाएंगे, उनको प्रोडक्ट बेचेंगे, तो वो 4 घंटा इनफ होता है एटोमी में आपका अपना बेस बनाने के लिए, जहां पे आपको रेगुलर इनकम जनरेट होते रहेगी। 성공하는데 몇 년 걸린다니까 수입이 몇 년 걸리는 줄 알아요. 아니에요. और आपको सक्सेसफुल बनने में हो सकता है कि कुछ साल लग जाए, लेकिन आपका इनकम जनरेट करने में साल नहीं लगता है, वो बहुत जल्दी आप हो जाता है। 200만 원, 한국 돈으로 200만 원은요. 마음만 먹으면 보름 안에 또 벌어요. और लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास जो है, अगर इंडियन रुपीस में देखा जाए, सिर्फ आप अगर डेडिकेशन से अगर आप काम करते हैं तो बहुत कम समय में ये अचीव कर लेते हैं कि आपके पास 1.5 लाख रुपए तो आते रहेंगे। 친구나 친척을 찾아가서 휴대폰 내밀고 우리 홈페이지를 열어놓고 설명하세요. आपको कुछ नहीं करना है, बस एक फोन लेके जाना है और अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको दिखाना है कि कैसा, ये होम पेज खोल के दिखाना है कि ये कैसी कंपनी है। 내 홈페이지가 엄청나게 좋다 한번 봐라 하면서 보여주는 거예요. बस और इस तरह से दिखाना है कि देखो कितना अच्छा होम पेज है इसका। 그럼 그거는 애터미 거지 왜 네 홈페이지냐 물어보는 사람들도 있습니다. ऐसे भी लोग होंगे कि ये एटोमी कौन क्या चीज है, ये इसका होम पेज ये कैसा है, ऐसे भी पूछने वाले लोग भी होते हैं। 내 홈페이지라는 증거를 보여줄 테니까 물건을 하나 सारा 그러세요. तो उनसे ये बोलना है कि मैं तो पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा ये होम पेज कैसा है और कैसे काम करता है, लेकिन बस यही करना होगा आपको, ये कोई एक प्रोडक्ट इससे खरीदना होगा। 물건을 사면은 회원 가입해야 되니까 돈 안 드니까 그냥 해 해갖고 딱 시켜갖고 물건에 팔아버렸어요. और अगर प्रोडक्ट अगर आप अभी नहीं भी खरीद रहे हैं तो भी कम से कम रजिस्टर जरूर करना पड़ेगा आपको, ऐसा उनसे कमिटमेंट लेना चाहिए। 이 홈페이지는 애터미 거지만은 운영은 내가 한다. और एटोमी में आप होम पेज बना लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसको चलाना है तो मैं चला दूंगा, ऐसा भी आप बात कर सकते हैं। 이 좋은 홈페이지를 회원 가입하면 무료로 분양해준다. और इसमें ऐसा सिस्टम है जहां पे आप फ्री में जो है रजिस्टर कर सकते हैं, ये भी आपको बताना चाहिए। 그러면서 이야기를 하세요. 전 세계에 1인 기업이라 해서 인터넷 쇼핑몰이 공식적으로 2,800만 개가 있습니다. और उस तरह से आप बात करते हुए उनको ये भी बता सकते हैं लगभग 그런데 2,800 के आसपास टोटल जो है इलेक्ट्रॉनिकली चलने वाले जो है शॉपिंग मॉल है, 99.9%가 망합니다. लेकिन 96% जो है उसमें से वो फेल हो जाते हैं। 혼자서 하면은 물건 구입할라, 홍보할라, 택배 붙여줄라 할 수가 없어요. अगर आप अकेले अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो भी आपको क्या लगेगा, आपको प्रोडक्ट सेल करना होगा, उसका एडवर्टीजमेंट करना होगा, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। 그래서 직원 구하고 직원 월급 주고 재고 쳐지고 और इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉइज भी रखना पड़ेगा, उसके बाद एक वेयरहाउस भी रखना पड़ेगा, तो बहुत सारा काम होता है इस चीज के। 그런데 애터미 홈페이지를 활용하면은 बट अगर आप एटोमी का होम पेज यूज करते हैं तो 신제품을 해서 다 만들어 주지요. जो भी न्यू प्रोडक्ट है उसका एडवर्टीजमेंट आपको वहीं पे होम पेज पे अपने आप से कंपनी से मिलता है, 택배 해서 다 보내주지요. और जो डिलीवरी सिस्टम है वो भी कंपनी का है, 재고 쳐줘도 재고 회사가 우리한테 और 안 묶입니다. वेयरहाउस जो है वो भी कंपनी ही रेंट करती है, वही प्रोवाइड कराती है। 회사가 바라는 건 오로지 홍보하고 매출만 올리라는 거예요. बस आपका काम यह है कि आपको एडवर्टाइज करना है उसके बारे में और बताना है लोगों को इसके बारे में। 홍보해서 그 자리에서 따다닥 쳐서 딱 찍으면은 장바구니 딱 담으면은 그때부터는 회사가 다 알아서 해주는 거예요. और बस आपको उनसे क्या कराना है कि प्रोडक्ट को बाय कराना है, जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे अगर वो खरीद लेते हैं तो उसके अलावा सारा जो काम है वो सारा काम जो है कंपनी करती है, चाहे उसका डिलीवरी हो, उसका पैकेजिंग हो, सब कुछ कंपनी करती है। 힘들고 어려운 거는 회사가 다 해줍니다. और जो भी मुश्किल का काम है वो सारी जो है एटोमी करके देती है आपको। 휴대폰 하나만 들고 다니면서 그냥 입으로
나불나불 하면은 바로 돈이 되는 거예요. और इस चीज के लिए आपको पैसे भी नहीं लगते हैं, आपको सिर्फ अपना जबान को यूज करना है, उनको सिर्फ बताना है। 초기 비용도 없고 재고 부담도 없습니다. और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पे आपका पैसा लगता है, आपको कुछ पे करना होता है। 종업원 월급 걱정도 없습니다. और प्रोडक्ट पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है उसका भी जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। 가게세도 없습니다. और इस तरह से जो इसका रेट इंटरेस्ट है ये कहीं पे आपको और नहीं मिलता है। 이렇게 좋은 회사를 왜 안 할까요? और इस तरह की अच्छी कंपनी है तो फिर क्यों नहीं करते होंगे लोग? 몰라서 못 하는 겁니다. क्योंकि उनको पता नहीं है इस चीज के बारे में। 그래서 지금 앞으로 좀 나이 드신 분들은 자녀들, 좀 젊으신 분들은 취직 준비하지 말고 애터미 가서 해야 돼요. और इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ जो लोग जिनकी उम्र थोड़ा ज्यादा है वो ऐसे ही मजे से इस काम को करें, और जो लोग यंग हैं वो लोग एज अ जॉब की तरह इसको अपनाएं और ये काम करें। 한국에 20대 노약들도 많이 있습니다. कोरिया में 20s में जो है उसका भी एक रॉयल ग्रुप है अलग। 말레이시아 가면은 29살 먹은 사람이 크라운까지 갑니다. और अगर मलेशिया जाएंगे तो 21 साल के लोग, 22 साल के लोग जो है वो क्राउन में गए हुए लोग भी हैं। 빈센이라고 29살에 크라운 가가지고 걔 결혼식 할 때 제가 말레이시아까지 갔었습니다. और 29 साल के भी लोग हैं जो क्राउन में गए हैं, और उसमें से एक दो लोगों को मैं मिला हूँ, उनके मैरिज सेरेमनी में भी गया हूँ। 1월 달에 또 말레이시아 크라운 제딕이라고 결혼할 때도 또 갔습니다. और इस साल ही जनवरी में मैं एक क्राउन के पास गया था मलेशिया में। 애템이라는 회사를 정확하게 알고 이해만 된다면은 이 사업을 안 할 이유가 없다는 거예요. और एटमी ऐसा बिजनेस है जहां पे अगर सिर्फ आप बाकी लोगों को अगर समझा देते हैं कि हाँ ये किस टाइप का बिजनेस है, तो ऐसा होता नहीं है कि लोग नहीं करते हैं, वो जरूर करते हैं। 얼마나 회사가 공정한 것 같으면은 전 세계를 환율 따지지 않고 한국 기준으로 돈을 다 지급합니다. 잘 살든 못 살든 똑같이 줍니다. और ऐसा सिस्टम है जहां पे आपका इनकम जो है सेम तरह से जनरेट होता है, उसका सेम आपको पॉइंट मिलता है, चाहे वो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री हो या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, पैसा आपको बराबर मिलता है। 다른 네트워크를 해보신 분들은 이해하실 겁니다. बाकी जो नेटवर्क कंपनीज में काम कर चुके हैं उनको ये समझ में आता होगा। 파트너가 5대까지는 5% 주고 7대는 3% 주고 다 내려가지요. और इस तरह से वहां पे होता है जहां पे पहले जो ऊपर रहता है उसको ज्यादा परसेंटेज मिलता है, 7% मिलता है, उसके नीचे जो रहता है उसको 5% मिलता है, और उसके नीचे जो रहता है उसको 3% मिलता है। 애터미는 몇 대가 없습니다. 무한대수입니다. और बट एटमी में ऐसा नहीं है, सबको बराबर पॉइंट मिलते हैं। 근데 똑같이 100%입니다. सबको 100% मिलता है। 오늘 신입해가지고 30만 포인트 물건을 구매하면은 똑같이 30만 포인트 다 받는 거예요. और अगर कोई 300 पॉइंट अगर किसी एक को मिल रहा है तो बाकियों को भी सेम पॉइंट्स मिलता है। 이런 회사는 전 세계에 눈을 싣고 찾아봐도 없습니다. अगर इस तरह की अगर कंपनी आप ढूंढने का भी कोशिश करेंगे तो ऐसी कंपनी आपको मिलेगी नहीं। 오래 가지 않을 거라고 걱정하시는 분도 있습니다. ऐसा बहुत लोग हैं जिनको लगता होगा कि बहुत लंबा चलेगा, बहुत लंबा टाइम तक आपको काम करना पड़ेगा। 이미 애터미는 17년 차입니다. और 17년 됐다. अभी आप देखें तो 17 साल हो चुका है इस कंपनी को। 그러면서 본사도 멋지게 지었고 또 오롯이라는 스튜디오 7,000명이 들어갈 수 있는 세미나장도 있고. और अभी देखेंगे तो आप 17 साल में ही 27 कंट्रीज में ये ओपन हो चुकी है, हर जगह सेमिनार्स रूम भी है, हर जगह कंपनी का सेटअप भी है अपना। 지금 본사 옆에다가 9월달 오픈 목적으로 병원도 짓고 있습니다. और अभी सितंबर तक में और बाकी और कहाँ इस कंपनी को ओपन करना है किसी कंट्री में, उनका भी प्लानिंग हो चुका है। 이 동남아에서 몸이 좀 안 좋으신 분들은 건강검진 받으러 오시면 됩니다. और अभी बहुत सारे साउथ अफ्रीका से ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो लोग आते हैं और यहाँ से हेल्थ प्रोडक्ट्स लेकर जाते हैं एटमी के। 본사 구경도 하고 건강검진도 받고 다 할 수 있습니다. और वो लोग जब वहाँ पे कंपनी पहुँच जाएगी और वहाँ पे इसका डेवलपमेंट हो जाएगा तो वहाँ पे सब चीज़ हो सकता है, वहाँ पे टेस्ट वगैरह भी हो सकता है बॉडी का। 우리 회장님께서 당신이 돌아가시기 전에 100년을 갈 수 있는 모든 시스템을 다 만들어 놓겠다고 지금 하고 있습니다. और जो हमारे सीईओ हैं वो उनके गुजरने से पहले वो एक ऐसा सिस्टम बना के जाएंगे जहाँ पे 100 साल तक ये कंपनी जो है आपके साथ चलेगी। 그리고 처음에 시작할 때에 뱉은 말 하나도 안 지킨 게 없습니다. और स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो भी उन्होंने कहा है
उसमें से एक भी बात ऐसा नहीं है जो उन्होंने नहीं किया है। 첫째 내부터 안 믿었던 그 10억 주는 거 아까 보셨죠? 지게차 주는 거. अभी जैसा मैं बोल रहा था कि पहले तो मैं भी नहीं माना था कि 10 करोड़ मुझे मिलेंगे, लेकिन अभी आपने वीडियो देखा होगा, 에쿠스도 받았어. सब कुछ मुझे मिला है। 그 정도로 정확한 회사입니다. 여러분들이 그 어떤 회사를 찾는 것보다는 우리 자녀들이 편안하고 일할 수 있는 그런 회사가 바로 애텀이라는 거예요. और आप लोगों के लिए, आपकी फैमिली के लिए सबसे इजीली काम करने वाला और सबसे स्विफ्टली काम करने वाली कंपनी जिसमें आप काम कर सकते हैं वो एटोमी है। 우리 आ들이 고등학교 선생님 했었거든요. मेरा जो मिडिल स्कूल का, मेरा जो बेटा है मिडिल स्कूल का वो टीचर है, टीचर था। 한 달에 380만 원을 받는데 매일 밤 10시까지 학교에 있어요. 일이 업무가 많아가지고. और उसे लगभग पर मंथ जो है 2 लाख रुपए के आसपास, 2.5 लाख रुपए के आसपास उसकी सैलरी थी, लेकिन वो सुबह से शाम तक जो है स्कूल में ही रहता था। 그래서 제가 때려치워라, 때려치우고 애터미 해 이러니까 우리 아들이 하는 소리가 아빠 선생님 보고 다단계를 하라니 이렇게 대들었습니다. और मैंने जब उनको बोला कि नहीं छोड़ दो इसे, इस काम को छोड़ो और हमारे साथ एटॉमी करो, तो एक और जो दूसरा बेटा है उसने मना कर दिया कि क्यों मना कर रहे हो। 그래서 제가 알았어 하기 싫으면 하지 마 대신에 내 코드는 얘한테 안 준다 그랬어. और उसने मना कर दिया तो मैंने बोला कि ठीक है, तुमको नहीं मन है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोड लगा देता हूं तुम्हारा। 그래서 코드 안 준다니까 바로 한 달간 시간을 달래. तो उनका कहने का मतलब यही था कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं तुमको ये कोड भी फिर नहीं दूंगा, अपना कोड। 한 달 후에 전화 와서 하나만 첫 마디가 그럼 애터미 하면 아빠 상속 코드 주나를 묻더라고. तो फिर उसके बाद जो है लगभग 1 महीने के बाद जो है मेरी जो पोती है वो फोन करती है, मतलब उसकी मेरे बेटे की बेटी, तो वो फोन करती है, वो बोलती है कि आप कोड नहीं देंगे क्या मुझे? 딴짓 안 하면 준다 했더니 바로 왔습니다. तो जैसे मैंने बोला कि हाँ मैं दे दूंगा, तो मेरा बेटा फिर वापस आता है मेरे पास। 그만큼 상속이라는 게 겁나는 겁니다. और इसलिए इसका इतना ज्यादा बेनिफिट है कि आप जो है बिना कुछ काम किए भी अगर आप सिर्फ कोड भी अगर आप शेयर करते हैं अपने फैमिली से तो भी उसे पैसा मिलता रहेगा। 우리 임페리얼 중에 16명 중에 이미 2분이 돌아가셨거든요. 두 분이 돌아가셨다고. हमारे इंपीरियल्स में से लगभग 2 जो है उनकी डेथ हो चुकी है। 한 분은 남편이 물려받았고 한 분은 딸이 물려받았습니다. और कोरिया में ऐसा सिस्टम है जहां पे अगर आप एटॉमी में अगर आप गुजर जाते हैं तो आपका जो है रिलेटिव्स को भी ये कोड मिलता है। 이제 40도 안 되는 딸이 물려받았는데 한 달에 1억을 받고 있는 겁니다. तो अगर आप काम नहीं भी करते हैं तो भी लगभग 1 करोड़ के आसपास आपको कोरियन मनी में 1 करोड़ के आसपास आपको मिलता रहता है। 상속이 어마어마한 힘을 발휘하는 겁니다. तो आप सोच लीजिए कि ये कितना बेनिफिशियल है ये कंपनी। 이 1년에 10억을 주는 이 코드가 세금이 없습니다. और 1 साल में जो ये 10 करोड़ के आसपास आपको पैसा देता है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। 왜 그러냐면은 확정이 되지 않은 소득에 세금을 매길 수가 없기 때문에 그렇습니다. क्योंकि इसमें जो है ऊपर नीचे होता रहता है, इसका जो इनकम जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए कभी भी इस पे टैक्स नहीं लगता। 그래서 세무서에서 와도 상속받고 난 뒤부터 내모되는 것이지 그 앞에까지 상속세를 할 수가 없다는 거예요. इसलिए इसमें आपको टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है। 그리고 또 한 가지 좋은 거는 이 코드는 사고 팔지를 못하니까 나쁜 짓을 아들이 하고 싶어도 못한다는 거예요. 사고 파고 안 되니까. और क्योंकि ये कोड ऐसा है कि आप इस कोड को सेल नहीं कर सकते, तो ये दूसरी बहुत अच्छी चीज है कि आपसे कोई ये खरीद नहीं सकता, आप किसी को बेच नहीं सकते, आप सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर को। 하나 자랑을 하려면은 밥을 채워도 못합니다. और इसलिए इसमें सब चीज में एक चीज जो है ऐड होते होते ये ऐसी कंपनी बनी है। 아주 훌륭한 회사가 애텀입니다. सबसे अच्छी और सबसे फेमस कंपनी अभी एटॉमी है। 애터미의 로얄 마스터 이상은요 자기 일에 만족을 하는 사람들이에요. 자기 우리 애터미 일에 만족을 한다. और जितने भी एटॉमी में काम कर रहे हैं, जितने भी रॉयल मास्टर्स हैं, वो उनके लिए
बहुत अच्छा लगता है उनको ये काम करना, इसलिए वो काम को स्टार्ट किया था उन्होंने। 제가 아까도 말씀드렸지만은 최고 엘리트 직업이라는 변호사, 의사들이 애터미에 지금 상당히 많이 들어오고 있습니다. जैसा मैंने कल कहा था कि अभी सबसे ज्यादा जिस कंपनी में जुड़ रहे हैं लोग, वो सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हैं और लॉयर्स हैं। 지금 이미강 박사라고 그분은 애터미 이제 강의도 시작했습니다. अभी एक डॉक्टर हैं जो कि अभी क्लासेस भी या सेमिनार्स भी स्टार्ट किया है उन्होंने अपना। 여러분들이 인도라는 하나의 타이틀을 놓지 말고 애터미라는 글로벌 정치를 놓고 한번 생각해 보세요. 이런 회사가 있는지. और आप एटॉमी को सिर्फ इंडियन एटॉमी की तरह से नहीं सोच सकते हैं, एक ग्लोबल कंपनी जो कि सबको एक साथ जोड़ता है, वैसी कंपनी सोचकर चल सकते हैं आगे। 애터미는 가면 갈수록 성장해 나갈 것입니다. और जितना लंबे टाइम तक आप एटॉमी में रहेंगे उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे, ये ऐसी कंपनी है। 그래서 지금 조금 힘이 드시더라도 조금 빨리 해서 최소한 노예 마스터 갈 때까지는 열심히 하시기 바랍니다. और अभी भले ही आपको मुश्किल हो रही है, लेकिन थोड़ा मेहनत करते हुए और जितना जल्दी से जल्दी हो, कम से कम आप रॉयल मास्टर तक जरूर जाएं। 노예 마스터 가면요 5만 달러는 무조건 벌어요. और रॉयल मास्टर अभी अगर आप रॉयल मास्टर क्रॉस कर जाते हैं, रॉयल मास्टर तक पहुंच जाते हैं, तो कम से कम 50,000 USD आपको मिलता रहता है। 전 세계 어떤 나라 가더라도 한 달에 1만 달러만 벌면은 괜찮겠습니다. और अभी ऐसी कोई भी कंपनी है जहां पे आप जो है एक मंथ में जो है 10,000 USD के आसपास आपको मिल जाए। 그런데 5만 달러 벌어보세요. तब आप सोचिए कि 50,000 USD का कितना मैटर करता है वो जीवन में। 형제들 다 도와줄 수 있어요. और इस 50,000 USD से आप सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स नहीं, अपने जितने अदर्स जो लोग हैं आपके आसपास के लोग हैं उनको भी हेल्प कर सकते हैं। 저는 54살에 시작했지만은 그 당시에 차도 없었죠. 집도 한 달에 20만 원짜리 월세지요. मैं 50 साल का था जब मैंने एटॉमी स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे ना मेरे पास घर था, ना मेरे पास गाड़ी थी, ना मेरे पास पैसा था, 주머니에 만 원짜리 없는 날이 더 많았습니다. और पॉकेट में भी 10,000 रुपए कभी नहीं थे। 그런데 지금은 차도 대한민국 제일 좋은 제네시스를 사고 있고 लेकिन अभी आप देखेंगे तो मेरे पास कोरिया में जो सबसे अच्छा ब्रांड है कोरिया में, उसकी सबसे जो महंगी कार है वो मेरे पास है। 수원 건성구 부천 아파트 58평을 사고 있습니다. और अभी जो है कोरिया में जो है बहुत ही सुवन में एक जगह है जहाँ पे वो सबसे महंगा एरिया है, जहाँ पे वहाँ पे मेरा एक अपार्टमेंट है। 전에는 해에서 오면은 꼭 저희 집에서 저녁을 이렇게 한 걸 먹였습니다. और अगर आप कभी आएंगे कोरिया तो हम लोग साथ में मिलके बैठ के खाना भी खाएंगे 그래서 우리 집에 가보면은 अपने घर पे। 애터미 임페리얼 상패, 크라운 상패, 노얄 상패 다 개거랑 사진도 찍을 수 있겠고 필름도 준비해가지고 달고 찍고 그랬었는데 지금은 이제 우리 마누라가 도저히 못 하겠다고 해서 식당으로 하고 있어요. और 집에서는 이제 못 하고 이제 식당에 가서 한다고. और पहले जो है मेरे घर पे ही क्राउन का और ये सब सारा कुछ जो जितना भी पिन वगैरह है सब घर पे ही होता था, तो हम लोग घर पे ही फोटो वगैरह खिंचाते थे। लेकिन अब मेरी वाइफ जो है वो बोलती है कि अब घर पे मत करो, अब जो है रेस्टोरेंट में करो ये काम। 이제 시간이 다 돼서 마무리 하겠는데 어떤 일이 있어도 스폰서 파트너 간에 불협화음 일으키지. अभी टाइम हो गया है, तो मैं लास्टली ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने स्पॉन्सर से आप झगड़ा नहीं कीजिए और कभी भी स्पॉन्सर से गलत बात नहीं कीजिए। और जो स्पॉन्सर है उनको भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अपने डाउन लाइन में भी ऐसी बातें ना करें। 파트너들은 스폰서한테 바라지 마시고 और पार्टनर्स को कभी भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि आपका स्पॉन्सर आपके लिए कुछ करेगा। 스폰서는 파트너들은 다 내지 마세요. और स्पॉन्सर्स भी जो कभी भी अपने पार्टनर को जो है कभी ये नहीं बोले कि नहीं मुझे हेल्प करो। 그리고 매일 웃으세요. और साथ में हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 파트너가 내 돈을 벌어주는 사람고 생각해 보세요. 하될 일이 없어요. और सिर्फ ये सोचिए कि हाँ आपको पैसा कमाना है तो आपके पास समय नहीं रहेगा, आप उसके लिए लगातार काम करते रहेंगे। 라이프 시나리오를 두 달에 한 번씩은 꼭 쓰세요. 같이. और लाइफ सिनेरियो जो है वो 2 महीने में एक बार जरूर लिखा करें। 내가 5년 전이나 3년 전이나 지금이나 사는 게 똑같다면은 목표를 안 적고 살기 때문에 그렇습니다. और अगर आप जीवन एक तरह से जीते रहेंगे तो आपका जो है गोल भी एक रहेगा, और उस गोल को अचीव करने के लिए आज, कल, 3 साल या 4 साल लगेंगे। 그래서 인도에 계시는
사르노즈 분들한테는 제가 하나의 숙제를 드릴 수 있습니다. और जितने सरन रोज हैं उनके लिए एक होमवर्क है आप लोगों के लिए। 올 연말까지 스타마스다 가고 리더스 클럽에 들어간다. 이 목표를 딱 정해놓고 파트너한테 외치세요. 또 इस साल लास्ट तक जो है आपको जो है रॉयल्स क्लब में जाना है, तो उसके सॉरी इस साल के लास्ट तक जो है स्टार्स क्लब में जाना है और रॉयल्स क्लब के लिए जो है प्रिपरेशन करना है। ऐसा आप होमवर्क है ये आपके लिए। 목표는 언제 잡느냐? 3월 하반기부터 잡으세요. ये आपका गोल है, इस गोल को आप सेट कीजिए और उसके हिसाब से आप काम कीजिए। 3월 하반기 안 되면 4월 상반기로 잡고 और अगर इसमें टर्म में नहीं हो रहा है, इस ड्यूरेशन में नहीं हो रहा है, तो फिर अगले ड्यूरेशन का प्रिपरेशन कीजिए और वहां पे कीजिए। 지속적으로 계속 잡으세요. और इस तरह से पूरा एक प्लान बनाइए कि कैसे आपको करना है ये काम। 그리고 세일즈 마스터 가시는 분들은 한 번 가고 나서 쉬는 거 없습니다. 또 가야 됩니다. और सेल्स मास्टर भी जो है वो लोग भी ऐसा नहीं है कि बस एक बार सेल्स मास्टर्स में आ गए तो हो गया काम। उनको लगातार जो है इस जगह पे मेंटेन रहना है। 똑같습니다. 세일즈 마스터 가고 나면은 그 다음번에는 다이아몬드가 목표를 잡고 और उनका जो काम है वो फिर आगे डायमंड कैसे जाना है उसके लिए प्लान करना है। ये है आपका होमवर्क। 한 달에 사업을 하면서 하루에 20만 원도 못 벌어가고 되겠느냐? 우리 무조건 하루에 10만 포인트 하자. और डिसाइड करना है कि बस इतना ही पैसा नहीं कमाना है, कम से कम 10,000 USD पर मंथ पर डे इस तरह से कमाना है। 아까 보니까 샴푸가 2만 몇 포인트니까 4박스만 팔면 10만 포인트. 샴푸 포인트가 4박스만 팔면은 अभी जो शैम्पू था उसका सिर्फ 4 बॉक्स आप अगर सेल कर देंगे तो काफी अच्छा पॉइंट्स मिल जाता है उससे। 그래서 53명이 하루에 10만 포인트 시작하면 580만 포인트가 530만 포인트가 매상 올라오잖아요. और अगर वो सिर्फ 4 बॉक्स जो है 53 लोग अगर बेचते हैं तो कम से कम जो है ऑलमोस्ट 530만 포인트. लगभग 5 लाख के आसपास वो अगर पॉइंट हो जाएगा अगर सब लोग अगर करते हैं ये काम तो। 그러면 돈 수당이 확 달라져 버려요. तो आपका जो पूरा जो लाइन का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा एक बार में चेंज हो जाएगा। 그런 거를 파트너가 따라올 수 있게끔 스폰서가 만들어줘야 돼요. और इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपके पास पार्टनर आए तो उसके लिए ये ग्राफ जो है ये पिक्चर जो है आपको क्रिएट करना पड़ेगा। 그래서 인도가 또 제가 또 언제 올지는 모르지만은 반드시 옵니다. 오면은 그때는 훨씬 더 좋아진 인도가 되기를 간절히 바랍니다. और मैं चाहता हूं अभी मैं पता नहीं मुझे कि अब मैं अगली बार इंडिया कब आऊंगा, लेकिन आऊंगा तो जरूर। और उस टाइम पे मैं चाहता हूं कि आप सबका जो है जो आप सबका जो अपीयरेंस है, आप सबका जो स्ट्रक्चर है और जो एटॉमिक अभी जो सिचुएशन है इससे बहुत ज्यादा और बेहतर हो जाए। 임페리얼 가실 거죠? इंपीरियल जाएंगे ना? 첫걸음이 중요합니다. 이제 오늘부터 새로운 마음으로 시작하시기 바랍니다. अब बस आज इंपॉर्टेंट है और ये अभी का मोमेंट इंपॉर्टेंट है, तो आज से डिसाइड कीजिए, इस मोमेंट से डिसाइड कीजिए कि इंपीरियल आपको जाना है। 예, 다음번에는 성공자가 되어 만납시다. 감사합니다. ऊपर एक लेवल पे आपसे मिलेंगे, बहुत ऊपर लेवल पे मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी का। 감사합니다.